स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज जो हम लोग क्लास कर रहे हैं वो आज से न्यू चैप्टर हमारी स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले तो प्रीवियस जो भी चैप्टर हुआ है उसमें कोई कंफ्यूजन अगर आपको हो तो आप पूछ सकते हो, और कोई भी अगर डिस्कशन करना चाहते हो आप तो कर सकते हो। और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। 5 मिनट का टाइम है। 5 मिनट में अंदर आप प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हो जो कि हमारे रिसर्च एप्टीट्यूड से है तो वो आप पूछ सकते हो। ओके, तो मेरे ख्याल से सभी लोग को क्लियर है सारी चीज़ें जो भी हैं, तो ठीक है हम लोग स्टार्ट करते हैं, आईसीटी के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले आईसीटी में क्या पढ़ना है, किस तरीके से चीज़ें हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप इसे अगर आराम से पढ़ोगे तो आप काफ़ी चीज़ें इसमें बिल्कुल ही ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन एट ए टाइम, मतलब आपको अगर पता है तो आप तुरंत ही इसका आंसर कर सकते हो। और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बेसिक, मतलब आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन, जैसे आप इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है तो वो जो है वो सारी चीज़ें जो हमारा कैसे यूज़ हो रहा है, इंटरनेट का कैसे यूज़ हो रहा है, और आपके जो कंप्यूटर हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, उसमें किस तरीके से सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का यूज़ हो रहा है, और उसके बारे में एक डिटेल थोड़ी सी ओवरव्यू चाहिए होती है। यानी कि आपको सभी टर्म पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है। फिर आपकी अदर चीज़ें आती हैं, कंप्यूटिंग कैसे होता है, इंटरनेट पर आके किस तरीके से काम हो रहा है, जो हम लोग ईमेल कर रहे हैं या कोई जो डाटाबेस बनता है, जो आप बात करते हो कि जो डाटा कहाँ से कैसे कलेक्ट हो रहा है, तो क्या है ये सारी चीज़ें, इनके बारे में हमें ओवरऑल इंफॉर्मेशन एक चाहिए। और बहुत ही आसानी से आप इसे, मतलब अगर सही से समझते जाओगे तो, क्योंकि आप डेली लाइफ में इसे यूज कर रहे हो तो आप बहुत जल्दी इसको कैच कर सकते हैं। और कुछ चीजें हैं जो आपको याद हो करनी होंगी, तो वो बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, नॉर्मल हैं, और आप शायद ज्यादातर लोग को वो सारी चीजें पता भी होंगी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस कितने होते हैं, तो वैसे ही इस पे टोटल जो क्वेश्चन है वो 5 क्वेश्चंस आपको इसमें होते हैं, और जो टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और अच्छे मार्क्स तो बहुत आराम से, मतलब विद इन 15 सेकेंड आप इसके 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अगर आपको पता है तो काफी अच्छे मार्किंग इसमें लाए जा सकते हैं और इजी होते हैं हमारे। अब इसमें जो है सबसे पहले कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है वो कहते हम किसे हैं। तो जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो है जैसे कि हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं अभी, जैसे हम लोग बैठे बैठे यहाँ से मैं आप तक अपनी बातें पहुंचा पा रहा हूँ, तो ये क्यों संभव हो पा रहा है, क्योंकि हमारे बीच में एक इंटरनेट नाम का कोई एक साधन है, और साथ में आप जिस डिवाइसेस का यूज कर रहे हो मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में, वो सारे एक साधन है ताकि आप की आवाज मुझ तक पहुंच जाती है, मेरी आवाज आप तक पहुंच जाती है, जबकि हम शायद सभी लोग इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट कोने में बैठे हुए हैं। और अगर सही से देखा जाए तो हमारे बीच काफी डिस्टेंस है, फिजिकल डिस्टेंस, लेकिन उसके बाद भी हम सभी लोग एक साथ एक ही क्लास में एक दूसरे से संपर्क कर पा रहे हैं। तो वो क्या हो गया कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन का एक बहुत ही शानदार क्या हो गया ये प्रोसेस। यानी पहले जैसे होता था कि आपको पक्षी भेजे जाते थे, घोड़े भेजे जाते थे, एक संदेश वाहक भेजा जाता था, तो एक इंफॉर्मेशन को दूसरे जगह तक पहुंचने में महीनों भी लग जाते थे अगर बहुत दूर हो गया तो। लेकिन अब जो है ऐसा कुछ भी नहीं है, अब बहुत ही सरलता से, बहुत ईजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं हमारी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत में, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। तो इट ऑल्सो enables users to access, store, transmit and manipulate। यानी कि आप वहाँ स्टोर भी कर सकते हो, एक्सेस भी कर सकते हो, जो इंटरनेट पे आप सारी चीजें खोजते हो वो एक्सेस हो गया। आप एक जगह से दूसरी जगह मेल कर सकते हो, ट्रांसमिट हो गया, मैनिपुलेट कर सकते हो, अपनी बातों को वहाँ रख सकते हो, या फिर किसी मैसेज के ऊपर अपने
जो आपकी व्यूज हैं वो यहाँ डाल सकते हो। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, या जो भी है, जो भी आपके दायरे में आता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है यहाँ पर, वो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हम किसे कहते हैं? तो यह सबसे पहला टॉपिक है कि ये सबसे बेसिक चीज है जो हमें समझना है कि हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है। और इसके बारे में मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग को पता भी होगा। हार्डवेयर जैसे जो भी चीज जो आपके सामने प्रेजेंट है, जैसे आप टच कर सकते हैं, जो आप मशीन के रूप में आपके सामने प्रेजेंट है, वो सारी चीजें हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? जो आपके सामने जितने मैसेज हैं, जो ईमेल है, या फिर जो भी आप एप्स यूज कर रहे हो, या जो भी चीजें हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, फेसबुक यूज कर रहे हो, बहुत सारी चीजें यूज कर रहे हो आप, उसके अंदर मैसेज यूज कर रहे हो, बहुत सारी चीजें। लेकिन आप उसे देख तो सकते हो, लेकिन आप उसे कहीं भी मोबाइल को अगर आप ब्रेक करके व्हाट्सएप को बाहर नहीं निकाल सकते हो। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि हार्डवेयर जो है वह टच कर सकते हैं, मशीनरीज के रूप में हमारे सामने है, और हार्डवेयर के अंदर जो काम कर रहा है वह है हमारा सॉफ्टवेयर, जिसके कारण से सारी चीजें संभव हो पा रही हैं। तो मशीनरीज, हार्डवेयर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट हार्डवेयर आप सॉफ्टवेयर का यूज ही नहीं कर सकते हो, और उससे हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर भी उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये दोनों चीज हमारी आती है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर इज एनी फिजिकल डिवाइस used in or with your machine, whereas software is a collection of code installed onto your computer's hard drive. तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? कोड्स के रूप में होते हैं। जैसे क्या है, आप भी पढ़े होंगे सारी चीजें कि जो कंप्यूटर होता है, इसका जो लैंग्वेज होता है वो क्या होता है हमारा, ये इसका बाइनरी लैंग्वेज इसका कहा जाता है, 0101 के फॉर्म में। यानी जितने भी मैसेज, जो भी मैसेज हैं, वो जो है वो 01 के फॉर्म में ही एक्चुअल में होता है। लेकिन ये क्या होता है कि आप जो यहाँ लिखे, वो फिर 01 के लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, फिर एक जगह से दूसरी जगह सेंड किया जाता है, फिर वहां पे उसे डिकोड किया जाता है। तो इस तरीके से पूरा काम होता है। लेकिन इस चीजों को करने के लिए यूज किसका हम लोग करते हैं? तो डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, जो कि आपको ये सारी प्रोसेस करने में हेल्प करता है। और हार्डवेयर क्या होता है? उन सॉफ्टवेयर को वो सॉफ्टवेयर जिस डिवाइस के हेल्प से आप कर पा रहे हो उन सॉफ्टवेयर के ऊपर काम, वो आपका हो गया हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, डाटा, प्रोग्राम्स, ये सारी चीजें हैं जो भी अंदर है। ऑपरेट कंप्यूटर्स एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क, कोई भी स्पेसिफिक टास्क आप करना चाहते हो। अपोजिट ऑफ हार्डवेयर विच डिस्क्राइब द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। फिजिकल एस्पेक्ट्स सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं, कोई भी आपका हार्डवेयर में आपके लैपटॉप भी आ जाएगा, आपका मोबाइल फोन भी आ जाएगा, आपके टीवीज भी आ जाएंगे, टीवी, ये सारी जहां भी जिसके माध्यम से हो रहा है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। नेक्स्ट है कि सॉफ्टवेयर टाइप्स। सॉफ्टवेयर के कितने तरह के टाइप होते हैं? तो आप लोग ने पढ़ा होगा कि दो तरह के सॉफ्टवेयर मेनली, बेसिकली अगर हम लोग इसे बताने चाहें तो दो तरह के होते हैं। एक तो आपका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि आपका सबसे मतलब इम्पोर्टेंट होता है। और उसके बाद जो दूसरा सॉफ्टवेयर होता है, वहां पर आप जब बात करते हो तो वो आ जाता है आपका, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि किसे हम लोग क्या कहते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वह होता है वैसे सॉफ्टवेयर जिसके हेल्प से हम पूरा का पूरा डिवाइस पर काम कर रहे हैं। जैसे कि आप जब लैपटॉप लाते हो, तो सबसे पहले उसमें क्या आप डालते हो? उसमें आप डालते हो पहले आप क्या, या तो अगर विंडो है तो विंडोज को आप डालते हो, या फिर आईफोन का है तो उसका मैक का जो डालते हो वो आप डालते हो, जो उसका सॉफ्टवेयर है। तो वो सॉफ्टवेयर iOS के नाम से जाना जाता है। जैसे कि विंडोज के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो अगर जनरल जो क्या क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसका हम लोग यूज करते हैं, अगर लैपटॉप की बात करें तो ये सारी चीजें किसके लिए है? आप यूज कर रहे हो सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसे हम लोग कहते हैं। ये सॉफ्टवेयर एक्चुअली क्या होता है कि पहले हम सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हैं, मतलब पहले हमें एक सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, और जिसके अंदर फिर अदर अदर हम छोटे 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 सॉफ्टवेयर डालते हैं, जिसे आप जो मतलब
इन्हें मतलब ऐप के रूप में या जो भी है, तो वो सारे जो वर्क कर पा रहे हैं वो तभी वर्क कर पा रहे हैं जब आपका कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो उनका वर्क करना संभव नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। और ये इसके लिए आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम भी हम लोग कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही अंतर्गत आ जाता है। और इसके हेल्प से फिर जो एप्लीकेशन होता है या जिसे आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हो, वो सारी चीजें इसके हेल्प से ही काम कर पाता है। तो कंपाइलर भी होता है, फिर इंटरप्रेटर्स, डिवाइस ड्राइवर्स जो होते हैं, ये सभी जो हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब जैसे कि आप मोबाइल पे यूज करते हैं तो एंड्रॉइड होता है। एंड्रॉइड आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का यूज करते हो और उसके बाद फिर हम लोग उसके ऊपर अलग से यूज करते हैं। यानी कि पहले आप अगर मोबाइल में डिफरेंट बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, आपके जो एंड्रॉइड होते हैं, एंड्रॉइड के उसके बाद होते हैं वो काम करते हैं। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वह सिस्टम सॉफ्टवेयर के हेल्प से ही वर्क कर पाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वह क्या होता है, वह होता है सबसे बेसिक, जो इसे हम किसी भी सिस्टम में या किसी भी जो हार्डवेयर होता है उसमें हम लोग इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद ही आगे दूसरा काम होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हो गया, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है हमारा। और ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर को ये बस आपको ध्यान रखना है साथ ही साथ कि कंपाइलर को भी हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो कंपाइल करता है। यानी जब आप कोडिंग करते हो, जो लोग कोडिंग जानते होंगे वो इसे बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि कंपाइलर भी होता है। और उसके बाद फिर क्या होता है, इंटरप्रेटर, डिवाइस ड्राइवर्स। जो डिवाइस ड्राइवर का भी हम लोग आगे बात करेंगे, तो वो क्या है। तो ये सारी चीजें सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही आती है। यानी कि इनके हेल्प से ही एक्चुअल में हम डिवाइस को चला पाते हैं। एक्चुअल में हम अदर सॉफ्टवेयर जो भी आप एफबी या जो भी चीजें चला रहे हैं, वह तभी चल सकता है जब आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कंपाइलर हो और इंटरप्रेटर और डिवाइस ड्राइवर हो। यानी कंपाइलर तभी, कंपाइलर इन द सेंस होता है जनरली कोडिंग के सेंस में। इंटरप्रेटर, डिवाइस ड्राइवर क्या होता है कि जैसे आप न्यू माउस खरीद कर ले जाते हो और माउस को जब आप जैसे ही कंप्यूटर में अपने डालते हो यूज करने के लिए, जो एक्सटर्नल माउस आप ले जाते हो, तो वहां पर लिखता है कि सिस्टम क्या कर रहा है, डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल, इस तरीके से लिखता हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि डायरेक्ट वो यूज नहीं कर सकता है, वो पहले उसके डिवाइस ड्राइवर को के थ्रू वो कनेक्ट होता है, उसके बाद ही वो यूज कर पाता है। तो इसको और भी हम लोग अच्छे से देखेंगे आगे। अभी बेसिकली इतना हम लोग इसे समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सब ऑपरेटिंग सिस्टम को लो लेवल सॉफ्टवेयर कहा गया है। लो लेवल सॉफ्टवेयर क्यों कहा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम को, क्योंकि सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर, जैसे कि जो हमारा हार्डवेयर होता है, तो हार्डवेयर के बाद जो सबसे पहले उसके ऊपर आप इंस्टॉल करते हो वो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। वो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना और भी कुछ भी आप उसमें इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या डालते हो उसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले आ रहा है, इसे क्या कहा गया, लो लेवल सॉफ्टवेयर सबसे पहले होता है, उसके ऊपर फिर कोई दूसरा सॉफ्टवेयर डाल करके हम सारे काम को करते हैं। So that supports a computer's basic functions such as scheduling tasks, controlling peripherals and connecting to the internet. तो ये सारा काम इसका होता है, यानी पूरा मैनेजमेंट का काम। एक तरह से इसका जो बेसिक मैनेजमेंट का पूरा का काम चल रहा है, वो किसके हेल्प से चल रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम के हेल्प से हमारा काम चल रहा है। तो अब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर आपको पिक्चर्स दिए हुए हैं। तो आप क्या बता सकते हो ये किस किस ऑपरेटिंग सिस्टम के पिक्चर हैं। यहाँ पे इसका इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, कुछ चीजें कि इसके ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, या क्या डिफरेंट डिफरेंट नेम दिए हुए होंगे, तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये चीज आपको बतानी होती है कभी कभी। इसका नाम क्या है, सबसे फर्स्ट वन इज विंडो। बिल्कुल सही है, ये जनरली आप लोग यूज करते हैं तो आपको अच्छी तरह से पता होगा। ये भी काफी फेमस आपका है, तो एप्पल जिसे हम लोग कहते हैं। थर्ड वन इज
थर्ड वन किन्हें पता है? थर्ड वन क्या है? थर्ड वन अगर आपने भी नाम सुना होगा, उबंटू। ये उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उबंटू का जो हम लोग उबंटू चलाते थे, जैसे कई जो जगहों पे होता है कि आप माइक्रोसॉफ्ट विंडो नहीं चला करके वो उबंटू के ऊपर काम करते हैं। उस पे बहुत सारी चीजें, अदर बेसिक फैसिलिटी होती हैं। काम करना थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन कुछ चीजें उस पर अच्छी अवेलेबल होती हैं, और उसके कारण से लोग उसे उबंटू को भी प्रीफर करते हैं। और ये फोर्थ नंबर क्या है हमारा? एंड्रॉइड, बिल्कुल सही है। तो फोर्थ नंबर हमारा एंड्रॉइड है। तो ये सारी चीजें, उबंटू और विंडोज, ये कंप्यूटर का एक तरह से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, और एप्पल और एंड्रॉइड, ये सारी चीजें जो हैं यूज होते हैं। लेकिन इसमें भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि एप्पल के तो सभी चीजें होती हैं, आपको फोन्स भी होते हैं और आपके सभी चीजें होते हैं। लेकिन विंडोज में क्या क्या आगे भी हम लोग देखेंगे क्या क्या है इसके अंतर्गत। तो अभी बेसिकली ये सारे जो होते हैं ये हमारे हो गए ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसके हेल्प से हमें आगे ये समझना। अच्छा ये बताइए, विंडोज जो है इसके फाउंडर कौन है? विंडोज किसके, पहले तो किस कंपनी के द्वारा विंडोज बनाया गया है? ये सारे क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। विंडोज किसने, किस कंपनी के द्वारा विंडोज को चलाया जा रहा है? माइक्रोसॉफ्ट, बिल्कुल सही है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा चल रहा है, और माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? काफी फेमस नाम है। बिल गेट्स, बिल्कुल। फटाफट इसे सोचिए। और आज का जो क्लास है मैंने थोड़ा सा आपका आराम से, क्योंकि बहुत 2-4 दिन से हम लोग काफी ज्यादा फास्ट स्टडी कर रहे हैं, तो आज मैंने थोड़ा नॉर्मल रखा है कि आराम से आपसे बात करते हुए इस क्लास को पूरा कंप्लीट किया जाएगा, ताकि आप भी इजी से उसे ले पाए। तो अच्छा, नेक्स्ट जो है एप्पल की अगर हम लोग बात करें, तो एप्पल का जो है, जो चीजें हैं इसमें, तो इसके फाउंडर कौन है हमारे? एप्पल बहुत ही जाना माना नाम है, स्टीव जॉब्स। ओके, वेरी गुड। तो स्टीव जॉब्स जो हैं वो इसके फाउंडर कहे जाते हैं एप्पल के। इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं और बहुत सारी चीजें हैं। और एंड्रॉइड का कौन है? उबंटू का तो शायद मुझे भी देखना पड़ेगा, उबंटू का मुझे भी ध्यान में नहीं है कौन है। एंड्रॉइड का कौन है? इसे जरूर आप भी देख लीजिएगा, मेरे माइंड में इनका नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें कभी कभी पूछ दी जाती हैं तो हमें पता होनी चाहिए। एंड्रॉइड का कौन है? एंड्रॉइड का गूगल है, गूगल। जो गूगल, जिनके गूगल के कौन है? गूगल के थ्रू एंड्रॉइड चलाया जा रहा है, और इसके गूगल के कौन है? लैरी पेज। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। और इसे तो आप इंटरनेट पर भी सर्च करके देख लो, तुरंत आपको पता चल जाएगा कि उबंटू के कौन है। ये सारी चीजें हमारे माइंड में होनी चाहिए। अगर ये माइंड में है तो हमारे लिए अच्छा रहता है। तो आगे जो है इसी से रिलेटेड आपके पास है। सबसे पहले तो ये पिक्चर किनका है, क्या आप बता सकते हो? उबंटू मार्क शटलवर्थ। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे उबंटू का बताया जा रहा है मार्क शटलवर्थ। ये सारी चीजें आप माइंड में रखिए, थोड़ा थोड़ा हमें पता होना चाहिए। यही बेसिक हैं जिन पे क्वेश्चंस ज्यादातर बनते हैं। तो ये अगर आपको पता है तो कोई भी समस्या नहीं है। ओके। अब यहाँ पर ये किनका फिगर है? ये किनका पिक्चर है? स्टीव जॉब्स। ये किनका पिक्चर है? स्टीव जॉब्स। और स्टीव जॉब्स किसके हैं फाउंडर? एप्पल के। तो देखिए एप्पल में के थ्रू जो है वो क्या क्या बनाया जा रहा है? आईफोन भी है, फिर आईपैड भी है, फिर आपका इसे अगर हम लोग कहें तो आपके पास जो प्रेजेंट है, ये आपका मतलब आई मैक, मतलब मैकबुक कहलाता है शायद, हाँ मैकबुक है ये। मैकबुक, इसे मैकबुक कहा जाता है, जिस जो कि एक लैपटॉप होता है। एक्चुअली में लैपटॉप को, एप्पल के लैपटॉप का स्पेशल नाम दिया हुआ है मैकबुक। और इसे आप क्या कहते हो? मैक पीसी। मैक पीसी यानी कि एक्सटर्नल आपका इसमें बाहर से ये जो कीबोर्ड है, तो यहाँ पे हो गया मैक पीसी।
पर्सनल कंप्यूटर। तो ये इस तरीके से, यानी कि ये सारी चीजों को ये बनाते हैं, तो आपके माइंड में बस होना चाहिए कि जो एप्पल है वो आपको एंड्रॉयड भी बना रहा है अपना, और आपको फोन, मतलब फोन भी बना रहा है एंड्रॉयड फोन, एंड्रॉयड बोल रहा हूँ सॉरी, मतलब आईफोन भी बना रहा है, एंड्रॉयड तो होगा ही नहीं, ये क्या कहलाएगा, आईफोन। आईफोन भी बना रहा है और साथ ही साथ आईपैड भी है। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए कि ये चीजें होती है। कभी कभी मतलब किसी क्वेश्चन में इस तरीके से पूछ दिया जाता है कि एप्पल के द्वारा क्या क्या बनाई जाती हैं चीजें या क्या क्या नहीं बनाई जाती, इस तरह से मे भी क्वेश्चन ऐसा किया जा सकता हो, इसलिए ये सारी चीजें आपके सामने प्रेजेंट की जा रही हैं। दूसरा क्या है, इनका क्या नाम है हमारा, ये तो बड़े ही जाने पहचाने हैं, बिल गेट्स। तो बहुत सही, बिल गेट्स ये हमारे हैं। अब इनके द्वारा क्या क्या बनाया जा रहा है, ये हो गए हमारे माइक्रोसॉफ्ट। तो इनके द्वारा क्या बनाया जा रहा है, अब देखिए इन्होंने भी, ऐसा नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है उन्होंने फोन नहीं, यहाँ पे आपको फोन दिख नहीं रहा, इन्होंने बनाया नहीं है, ऐसा नहीं है, बनाया है, इन्होंने फोन भी बनाया है, लेकिन इनका जो फोन है ना वो चला नहीं अच्छा से। मैं जो विंडोज का फोन, आप भी शायद कभी कोई देखे होंगे, विंडोज का फोन भी आया था, लेकिन वो सही तरीके से चला नहीं, तो उन्होंने विंडोज का फोन के ऊपर से अपना कॉन्सेंट्रेट हटा दिया, और जो इसका मेन उन्होंने फोकस किया वो किसके ऊपर किया, इसके ऊपर किया, लैपटॉप्स और सॉफ्टवेयर्स और इन सब चीजों के ऊपर। तो ये इसी के ऊपर है। हाँ, एक बात मैं यहाँ पे एक चीज बताना थोड़ा सा भूल गया, ये दोनों जो हैं, ये दोनों इसमें ज्यादातर जो है, एप्पल तो पूरी तरीके से पेड है, और ये कुछ चीजें फ्री रखते हैं, कुछ चीजें पेड है, मतलब जो आपका विंडो माइक्रोसॉफ्ट होता है, जैसे कि आप कुछ आपको एक्स्ट्रा पैसा लगता है, जैसे आप लैपटॉप लेते हो और उसमें अगर विंडोज डलवाते हो तो आपको अलग से पैसा थोड़ा सा देना पड़ता है, अगर ओरिजिनल डलवा रहा है हो, बाद बाकी इंडिया में हर चीज का ऑप्शन है, तो वो अलग बात है। लेकिन जो ये होते हैं वो थोड़े पेड होते हैं, और जो नीचे जो होते हैं ये दोनों, हमारा उबंटू और हमारा एंड्रॉयड, ये दोनों ही टोटल पूरी तरीके से फ्री है। ये जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं ये पूरी तरीके से आपको फ्रीली आपको मिलते हैं, फ्री किए हुए हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो हो गया आपका विंडोज, मतलब जो भी माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू है, तो जो भी लैपटॉप है ये सारी चीजें ये बना रहे हैं, और इसी में डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के बस ये लैपटॉप हैं, कुछ ये पीसी टाइप से हो गया, तो इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। थर्ड वन में आता है हमारा गूगल, और ये क्या होता है, हमारा फ्री सॉफ्टवेयर हमें अवेलेबल करवाते हैं गूगल, जो भी हमारा फ्री होता है, जैसे आपका जो भी एंड्रॉइड का जो भी चीजें हैं वो फ्री अवेलेबल हो रही हैं। तो वो क्यों अवेलेबल हो रही हैं फ्री, सबसे पहले तो उसके ऊपर आने से पहले पहले इसके बारे में देख लेते हैं, ये क्या क्या डिजाइन कर रहे हैं, इनके थ्रू क्या क्या जो एंड्रॉइड का जो हो रहा है, एंड्रॉइड उसके फाउंडर, मतलब एंड्रॉइड किसके थ्रू चल रहा है, गूगल फाउंडर लैरी पेज, हम लोग समझ रहे, और एंड्रॉइड से क्या क्या बना रहा है, फोन बना रहा है, लैपटॉप बना रहा है, इवन टेलीविजन भी बना रहा है, तो ये सारी चीजें हमारी आ जाती हैं एंड्रॉइड के अंतर्गत, तो ये बात हमें ध्यान में रखना है। तो और लेकिन ये क्या है, फ्री दे रहे हैं, तो अच्छा ये बताइए कि अदर लोग तो पेड हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट पेड है और हमारा एप्पल पेड है, लेकिन गूगल ने फ्री क्यों रखा है, और फ्री से उसको फायदा कैसे हो रहा होगा, कैन एनीवन से व्हाट इज हाउ, मतलब वो उससे बेनिफिट कैसे ले रहे हैं, ये अच्छे क्वेश्चन। ऐड 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 कराकर। ऐड कराता है, ऐड तो वो भी करवा सकते हैं, तो ऐड करवाने में मतलब ऐड इस पे ज्यादा कैसे, मतलब ऐड तो उस पे भी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट पे भी हो जाएगा, एप्पल पे भी हो जाएगा, तो फायदा कैसे, मतलब ऐड है ये बात सही है, लेकिन ऐड को टेक्निकली वो ज्यादा बेहतर से यूज कर पा रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं, ऐसा क्या हो गया। सर इसने बहुत सारी चीजों को खरीद लिया है, जैसे कि मार्केटिंग स्किल्स वगैरह होती है, ऐड करना चलिए होता ये है, चीज तो समझ एप्स लीजिए, वगैरह ठीक होते है, हैं। मैं आपको बता देता हूँ, खरीद लिया वो सारी चीजें अलग हो जाती हैं, ठीक है, वो तो है, लेकिन जो ओवरऑल बेनिफिट जो है वो क्या है, किस तरीके से वो एक्चुअली जनरेट कर रहे हैं मनी को, तो उन्होंने क्या किया है कि सब चीज फ्री आप रखे हो, अब फ्री के पीछे तो जैसे इंडिया में तो फ्री जो रहेगा आप उसको लेकर छोड़ कर किसी और चीज को देखोगे ही नहीं,
आप किसको देखोगे फ्री क्या मिल रहा है, चाहे हर जगह कि जहाँ पे आपको फ्री मिल रहा है तो आप तुरंत दौड़े दौड़े जाओगे कि हाँ यहाँ पर अच्छा है, फ्री है। लेकिन उस फ्री के साथ क्या होता है कि उस फ्री को जब आप लेते हो तो यानी कि उनकी जो संख्या है बहुत ज्यादा है, यानी कि बहुत ज्यादा लोग उससे क्या है कनेक्टेड हैं। अब बहुत ज्यादा लोग कनेक्टेड हैं, ये उनका सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है कि उससे उन सभी का एक्चुअल में क्या है, जो बोलते हैं कि हमारी डाटा एक्चुअल में उन सभी का डाटा उनके पास पहुंच रहा है। जैसे आप क्या चीज सर्च कर रहे हो, आपके क्या पसंद है, आप किन चीजों में ज्यादा अपने आप को मतलब इन्वॉल्व किए हुए रहते हो, तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो गूगल जो होता है क्या करता है, स्टोर करते जाता है। यानी कि आप एक तरह से पूरी तरीके से गूगल के सामने आपका पूरा एक फेस है कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी क्या है। अगर गूगल में पूछा जाए तो वो पूरी अच्छे से बता देंगे कि हाँ ये व्यक्ति ये है, ये व्यक्ति ऐसा सोचता है, ऐसा करता है, इसके डिसीजंस ऐसे होते हैं। और चूंकि साइकोलॉजी पूरी तरीके से उन्हें पता होती है, साइकोलॉजिकल गेम उन्हें पता होता है, तो उस तरीके से वो आपके सामने सारी चीजें प्रेजेंट भी करते हैं। जो चीजें हैं वो आपके जो आपका मतलब उनके सामने व्यू बना है, जो आपके सर्च या जो भी चीजें आप कर रहे हो या जो भी चीजें आपने डाल रखा है अपना एफबी के माध्यम जो यूज कर रहे हो, तो सभी चीजों में गूगल क्या है कि एक सर्च इंजन है, वो बहुत ही आराम से आपको सारे डाटा आपके सामने क्या है आपके उसके सामने प्रेजेंट है। और वहां से वो अब क्या कर रहा है कि जो चीज आपको पसंद है उसी का ऐड आपके सामने प्रेजेंट करेगा। जो चीज आपको अच्छी लग रही है उसी से रिलेटेड अलग अलग चीजों को आपको सामने प्रेजेंट करेगा। ऐसा नहीं है, डाटा बहुत सारे हैं, लेकिन आप किस चीजों को ज्यादा देख रहे हो उसके ऐड ही आपके सामने आएंगे। और जब आपकी पसंद की चीजें आपके सामने आएंगी तो ऑब्वियसली क्या होता है कि 1000 लोग देख रहे हैं तो उसमें से 25-30 या 100 लोग क्या करते हैं, उसमें कहीं ना कुछ परचेस करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पसंद का फील्ड होता है। तो फिर आराम से वहां पे क्या होता है कि जो गूगल के ऊपर एडवर्टाइज का जो रेट होता है वो कहीं ज्यादा होता है कहीं दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो वही सारी चीजें जो होती हैं वो वहां से जनरेट कर लेते हैं जो एडवर्टाइज कर रहे हैं। लेकिन एडवर्टाइज को बेहतर तरीके से यूज कौन कर पा रहा है, गूगल कर पा रहा है, इसलिए गूगल ने फ्री रख रखा है। अगर एडवर्टाइज को वो बेहतर यूज नहीं कर पाता जैसा हो रहा है तो शायद वो भी फ्री नहीं होता। तो इम्पोर्टेंट ये है कि एडवर्टाइज एक्चुअली वो फायदा कैसे ले रहे हैं। तो नेक्स्ट जो आते हैं गूगल एडसेंस, बहुत सारी चीजें हैं उसके लिए भी आपको क्या कहते हैं टर्मिनोलॉजीज यूज किए गए हैं। गूगल एडसेंस जैसे है कि कौन सी चीजें आप देखोगे, कौन सी चीजें, तो वो धीरे धीरे और भी नई नई चीजें उसको बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि वो उनसे कुछ चीजें आपसे छिप गई, तो उन्होंने एक और नया टेक्नोलॉजी डाल दिया ताकि अब आपको पूरी तरीके से जान जाएंगे। तो ये सारी चीजें वहां पे हैं। तो नेक्स्ट जो है, सर वेबसाइट्स वगैरह में बहुत पैसे खाते हैं, ये भी इसी में आएगा ना ऐड में? क्या चाहिए आप, क्वेश्चन मैं नहीं समझा पाया। वेबसाइट वेबसाइट वगैरह में बहुत पैसे खाता है गूगल, उसमें भी ये भी एडवर्टाइजमेंट में आएगा? वेबसाइट वेबसाइट प्रमोशन हर ऐसा साल ले देखिए, लेता है एडवर्टाइजमेंट में वो 15,000। नहीं होगा। वेबसाइट जो है आप गूगल के थ्रू आप क्या कर रहे हो, अपने आप को सबके सामने प्रेजेंट कर पा रहे हो। तो आपको एक तरह से आपने किसी का एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में एक फ्लोर आपने खरीद रखा है, तो आपको उसको पैसा देना पड़ता है, बस बेसिकली ऐसा है। आप उसके पैसा दोगे तभी तो वो, नहीं तो आपको बाहर कर देगा कि जाओ मेरे बिल्डिंग में तुम्हारा काम नहीं है। तो बेसिक वही सारी चीजें हैं कि आप जिसका यूज करते हुए अपने आप को पूरी तरीके से सबके सामने प्रेजेंट कर रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या देना होगा, रेवेन्यू जो उनका जनरेट कैसे होता है इसी के हेल्प से कि हाँ आप जो यूज कर रहे हो तो आप दो, हर जगह वही है, गिव एंड टेक पॉलिसी। तो कुछ आप ले रहे हो कुछ आप दे रहे हो, इस तरीके से चीजें चलती हैं। और कंपाइलर और इंटरप्रेटर, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है कि इन सारे डाटा के लिए क्या हम लोग कर रहे हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। भैया तो डाटा यूज होता है सबका, चाहे वो किसी भी सिम का हो डाटा, तो वो डाटा भी तो उनकी जेब में जाता होगा ना, गूगल की। सारी चीजें जाती हैं आपको, जो भी चीज आप कर रहे हो एक्चुअली में गूगल से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। अगर आपके मोबाइल या किसी भी गूगल के थ्रू आप कुछ भी सर्च कर रहे हो तो वो सारी चीजें उनके पास है, चाहे जो भी चीज आप कर रहे हो। और इवन बहुत सारे ऐसे जो ऐप आप यूज कर रहे हो वो भी गूगल के हैं, तो उन ऐप के थ्रू आप जो भी डाटा दे रहे हो, जो भी परमिशन दे रहे हो, जो भी चीजें आप किसी भी ऐप को स्टार्ट करते हो,
तो तुरंत फटाफट फटाफट परमिशन देना शुरू करते हो। परमिशन देते ही क्या होता है, वो आपके मोबाइल में एक तरह से पूरी तरीके से आपका मोबाइल उसका हो चुका है, यानी कि आप सारी डाटा जो है वो उसके पास पहुंच चुकी है। लेकिन डाटा जैसे हैकिंग और ये सब चीजें होती हैं, वो क्या है कि पूरे यूनिवर्सल लेवल पे उनका एक पूरा रूल रेगुलेशन है, और वो किसी के सामने उसे दे नहीं सकते, किसी को वो किसी कंट्री या किसी को भी स्पेशली दे नहीं सकते हैं ये सारी चीजें। तो ये सारे रूल रेगुलेशन है, लेकिन जब तक वो मान रहे हैं चीजों को, जब तक है तब तक सारी चीजें ठीक है। जब नहीं मानेंगे, जैसे इसलिए जो नेक्स्ट जो वार या इनकी बात की जाती है, या तो बायोलॉजिकल वार या इंटरनेट वार, यानी कि जिस कंट्री का जितना स्ट्रांग होगा वो ज्यादा उतना अच्छा अपने आप को चीजें रखेगा। अब जैसे कि आपका डिफेंस सिस्टम है, तो डिफेंस सिस्टम में गूगल का यूज नहीं किया जाता है। डिफेंस सिस्टम में अलग अलग टेक्नोलॉजी बनाई हुई है, क्योंकि वो अपने आप को वहां पे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हर एक जो डिफेंस सिस्टम होता है, वहां पर जो आपके चीजें यूज हो रही हैं वो काफी हाई लेवल की आपके सॉफ्टवेयर और सारी चीजें जो है वो उनके अपनी बनाई हुई है और वो यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, सिंपल बेसिक एक गेम है जिसके हेल्प से मतलब आप इंटरनेट पर अपना कुछ भी डाल दे तो अब आप छुपे हुए नहीं है, इतना तक जान लीजिए। चाहे गूगल देखे या फिर आपने अगर किसी और सर्च इंजन को डाल रखा है तो वो देखे। तो जैसे कि चाइना ने क्यों अपना सर्च इंजन ही हटा दिया, वो गूगल को आने ही नहीं देता है, क्योंकि वो अपने आप को पूरी तरीके से बाहर से काट के रखना चाहते हैं। उन्हें ये चाहिए कि हमारे एक भी मैसेज किसी तक बाहर जल्दी पहुंचे नहीं। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े सजा भी हैं कि अगर आप अपने मैसेज को, किसी भी छोटे से छोटे मैसेज को भी अगर आपने, जो कि कॉन्फिडेंशियल है थोड़ा भी, और आपने बाहर कर दिया तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े सजा दिए जाते हैं। तो इस तरीके से वहाँ की पूरी पॉलिटिक्स चलती है, काम होती है, और ये सारी चीजें हैं। तो इसी कारण से वो आज अमेरिका पूरी तरीके से उसके ऊपर कंट्रोल भी नहीं कर पाता। बाद बाकी अमेरिका इज क्यों सुपर पावर है, क्योंकि उनके रियली में उनके कंट्रोल में सारी चीजें हैं। वो जितना दिख रहे हैं उससे कहीं ज्यादा डेप्थ में वो इंडिया को भी पूरी तरीके से जानते हैं, जितने भी कंट्री है सभी को पूरी तरीके से जानते हैं, और बहुत अच्छे से वो यूज कर रहे हैं सारी चीजों को, और उसलिए वो सुपर पावर है। तो ये सारी चीजें हैं, जैसे इसलिए किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट है वहां का क्या, आपका कितना रिसर्च आपका कितना बेहतर हो रहा है। तो रिसर्च अगर आपका कमजोर है तो आप कभी भी अपने आप को सुपर पावर के रूप में प्रेजेंट नहीं कर सकते हो। ये बिल्कुल एकदम साफ बात है। अगर हाईएस्ट लेवल पे जाके बात करें तो बिल्कुल भी आप नहीं पहुंच सकते वहां पे, जब तक कि आपका अपना सारा सिस्टम डेवलप ना हो। अब आप दूसरे के सिस्टम को यूज कर रहे हो, तो आज तो डाटा का बहुत बड़ा खेल हो गया। अब तो छोटे छोटे चोर भी आते हैं, वो अपना ऐप बनाते हैं और वो आपके के पास भेजते हैं और वो पूरा चोरी कर लेते हैं। जब छोटे छोटे चोर इतना चोरी कर सकते हैं, तो जिसकी पूरी की पूरी सिस्टम ही बने हुआ है, जिसके ऊपर आप पूरा वर्क कर रहे हो, तो सोचिए वहां से आप कैसे छुपे हो सकते हो। वहां तो पूरी तरीके से आप ओपन हो, और बस उसे डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये आपके रूल को मतलब रूल के बाहर का बात हो गया। तो बस ये सारी चीजें हैं, लेकिन डिस्क्लोज हो रही है नहीं हो रही है यू डोंट नो, और कहाँ तक कैसे पहुंच रही है आपको भी नहीं पता है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन बाद बाकी समस्या रखने की माइंड में जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें हैं कि हाँ, जब तक जो चीज चल रहा है अपना काम करते रहिए, और इन रियली डाटा सेफ है आपके, कोई भी उसमें ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करता है। तो इसलिए अब जैसे गूगल स्टोर पे आप आते हो तो कोई ऐप आप डाउनलोड करते हो, ऐप डाउनलोड करते ही आपको वो बताता है सिक्योर है या नहीं है। सिक्योर होने या नहीं होने का क्या मतलब है कि वो गूगल के थ्रू गया हुआ है या नहीं। अगर गूगल के थ्रू गया हुआ है तो वो उससे सिक्योर बताएगा, अगर नहीं गया हुआ है तो वो उसे सिक्योर नहीं बताएगा, क्योंकि उसे नहीं पता है कि उससे किसने बनाया और उससे आपके वो किन किन डाटा को लेकर के किस तरीके से यूज करने वाला है। तो गूगल ने अगर सिक्योर बता दिया और उसके बाद भी आपका डाटा अगर चोरी हो गया, तो आप गूगल के ऊपर केस कर सकते हो और उसे उसका हर्जाना भी देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें जो कि रूल एंड लॉज में है, और ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना होता है। तो और हर एक डिफेंस सिस्टम अपना काम कर रहा है, तो वो लोग भी जैसे इंडिया का अपना डिफेंस सिस्टम है, वो भी ध्यान रखते हैं कि कहीं हमारा किसी चीज का लीक तो नहीं किया जा रहा है। तो जिस हद तक आपने डेवलप कर रखा है उस हिसाब से आप चेक करने की कोशिश करते हो, और जहां तक अभी पहुंच नहीं है तो फिर आप चेक नहीं कर पाओगे। ये सारी चीजें अपनी अपनी चीजें हैं। तो चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर हम किसे कहते हैं और इंटरप्रेटर हम किसे कहते हैं। तो जो कंपाइलर है, अब जैसे इसको एक जनरल एग्जांपल के हेल्प से हम लोग समझते हैं।
कि मान लीजिए कि आपके सामने एक फॉर्म है गिवन, और फॉर्म में कई स्टेप्स हैं, और इन सभी स्टेप्स को क्या किया गया है कि आपको, आपने ये लिखा है, मतलब किसी ने ये लिखा है और आपके पास ये पहुंचा, और इसमें आपको कहा गया है फाइंड मिस्टेक्स। इसमें क्या कहा गया, फाइंड मिस्टेक्स, यानी कि जो भी इसमें मिस्टेक है जिस भी स्टेप्स में, उन्हें आप फाइंड कीजिए और बताइए। तो आपने फाइंड करना शुरू किया। अब ये दो तरीके से फाइंड किया जा सकता है। एक तो पहला प्रोसेस क्या है, पहला तरीका कि आपने सारे ऊपर से नीचे सबको पढ़ा और पूरा मिस्टेक, टोटल सारे मिस्टेक्स को आपने फाइंड कर दिया, टोटल मिस्टेक्स। ये एक पहला प्रोसेस हो गया, और उसके बाद फिर आपने जाके दे दिया कि हाँ ये मिस्टेक है, इसे सुधार लीजिए। दूसरा है कि आपने सारे मिस्टेक्स को फाइंड नहीं किया एक साथ, बल्कि आपने क्या किया कि एक मिस्टेक वन बाई वन आपने फाइंड किया। यानी कि आप एक मिस्टेक फाइंड किए, फिर उसके पास गए और आप उससे सुधार करवाए। फिर दूसरा मिस्टेक फाइंड किए, फिर उसके पास गए, सुधार करवाए। फिर तीसरा, तो इस तरीके से आपका प्रोसेस चल रहा है। तो इसे जो है, जो सारे मिस्टेक्स को एक साथ फाइंड करके और फिर उसमें आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है, इसे हम लोग कहते हैं कंपाइलर। ये एक्चुअली है कंपाइलर। और दूसरा जो है, जो वन बाई वन हर एक गलती को आपको फाइंड कर रहा है, उसके बाद आपके पास आ रहा है, तो ये आपका है इंटरप्रेटर। ये बेसिकली दोनों हैं जिसे आप इस तरीके से समझ सकते हो। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये सॉफ्टवेयर में कैसे काम करता है कि सॉफ्टवेयर कोई आपके सामने आया, तो सॉफ्टवेयर कोड में आपको, जैसे अगर आपने कभी कोडिंग की होगी तो वहां पे कंपाइलर जनरली यूज किया जाता है कि आपने पूरी कोड लिखी और कोड रन नहीं कर पाया। अगर आपने कभी देखा होगा कि जैसे आप तो क्या करते हैं, पूरा कोड लिखते हो, उसके बाद कोड रन नहीं कर पाया, तो नीचे लिख कर क्या आता है आपके पास 5-6 मिस्टेक्स, जो भी किस लाइन में आपने मिस्टेक किए, वो कौन कर रहा है, कंपाइलर कर रहा है। वो कंपाइल करता है पूरे कोड को और उसको देखता है कि उसमें कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हैं, वो आपके सामने प्रेजेंट कर देता है। फिर आप उसकी कोडिंग को सही करते हो, जैसे ही सही करता है आपका कोड रन कर जाता है। तो ये वही एक तरीका हो गया कि सॉफ्टवेयर में आप किस तरीके से, अगर कंपाइलर काम कर रहा है या कहीं कहीं इंटरप्रेटर भी काम होते हैं, तो डिपेंड करता है कि आपको किसकी जरूरत है और किसके हेल्प से क्या कर रहे हो और क्या है चीजें। तो वो बात अलग हो जाती है। मुख्य है कि किसे कहते हैं कंपाइलर, किसे कहते हैं इंटरप्रेटर, ये हमें क्लियर होना चाहिए। अब है कि इसमें अगर डिफरेंस देख लें, तो कंपाइलर टेक्स इंटायर प्रोग्राम एज इनपुट। कंपाइलर क्या करता है, सारे प्रोग्राम को इनपुट के रूप में लेता है और सारे प्रोग्राम को कर देता है। इंटायर प्रोग्राम मतलब उसके लिए इनपुट होता है, लेकिन इसमें हर एक सिंगल इंस्ट्रक्शन इनपुट होता है। यानी पहले वो एक इंस्ट्रक्शन को चेक करेगा, फिर प्रेजेंट कर देगा, फिर दूसरे को करेगा, फिर प्रेजेंट करेगा। तो ये आपका हो जाएगा इंटरप्रेटर। तो आप इस तरीके से, इवन जब आप कोडिंग करते हो तो वहाँ पे इंटरप्रेट भी करने का आता है कि हर एक लाइन को भी आप जांच कर सकते हो। तो दोनों ही चीजें एक्चुअल में अवेलेबल होती हैं वहाँ पे। और इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड इज जनरेटेड, यानी कि आपका पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट कोड है वो एक साथ जनरेट होगा, लेकिन इसमें इंटरमीडिएट नहीं होता ऑब्जेक्ट कोड, यानी कि सारा का सारा ऑब्जेक्ट कोड एक साथ आपके सामने नहीं आता, एक एक करके एक एक लाइन वाइज आपके सामने प्रेजेंट करता है। ये जो होता है कंपाइलर, वो थोड़ा स्लो होता है। यहाँ पे जो फास्ट है वो अलग चीज लिखा हुआ है, और ये जो होता है वो फास्ट होता है। अब ये फास्ट क्यों होता है, अगर ओवरऑल की बात किया जाए तो ये फास्ट है और ये स्लो है। अगर एक एक स्टेप वाइज किया जाए तो ये स्लो है और ये फास्ट है। तो मतलब क्योंकि एक लाइन को अगर कंपाइल करना है, या मतलब एक लाइन को जांच करना है, तो तुरंत हो जाएगा। तो वहां पे एक एक लाइन जो हो रहा है उसके हिसाब से वो फास्ट। लेकिन ओवरऑल की बात किया जाए तो कंपाइलर क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। कंट्रोल स्टेटमेंट जो पूरा ओवरऑल बात करेंगे ये फास्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। मेमोरी रिक्वायरमेंट की बात करेंगे, तो मेमोरी रिक्वायरमेंट जो होता है वो कंपाइलर जो होता है उसका मेमोरी रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट उसके पास क्या होता है, आप ज्यादा भेजते हैं, एक साथ पूरे को वो देखता है। यहाँ पे एक एक देख रहा है, तो पहले को लिया, उसको चेक किया, दे दिया, अब वो उससे बाहर, अब दूसरे को लिया, उसके ऊपर प्रोसेस वाइज बाहर। यानी इसके लिए मेमोरी की क्या जरूरत होती है, लेस। ये इसका बेनिफिट है। बहुत कम मेमोरी ही इससे जरूरत होती है, इससे मेमोरी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये पूरा का पूरा इनपुट एक साथ लेता है और उसके पूरे ऊपर वर्क कर रहा है। इसमें इनपुट सिर्फ एक लाइन ले रहा है या एक स्टेटमेंट ले रहा है, उसके ऊपर वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से इसमें मेमोरी ज्यादा, इसमें मेमोरी लेस हो गया। प्रोग्राम नीड नॉट बी कंपाइल्ड एवरी टाइम।
तो वैसे ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसे देख सकते हो कि प्रोग्राम ज्यादा हर बार कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इसे एवरी टाइम हायर लेवल पर हमेशा करने की, क्योंकि आप एक एक लाइन जांच कर रहे हो, लेकिन आप कंपाइल कब करते हो? लास्ट में, क्योंकि आपको पता है कि सारी की सारी आपको लास्ट में वो बता देगा कहाँ कहाँ गड़बड़ी हो रही है, और यहाँ पर आप हर एक लाइन को जांच करते चलते हो। यहाँ पे क्या है, एरर्स आर डिस्प्लेड आफ्टर इंटायर प्रोग्राम इज चेक्ड, और एरर्स आर डिस्प्लेड फॉर एवरी इंस्ट्रक्शन इंटरप्रेटेड। ये हो गया सी कंपाइलर, इसे आप बेसिक कहते हो। तो इस तरीके से इसका एग्जांपल है सी कंपाइलर, इसका बेसिक एक एग्जांपल, इंटरप्रेटर का एग्जांपल बेसिक है, नाम है उसका बेसिक। तो ये सारी चीजें आपको कंपाइलर और इंटरप्रेटर में आती हैं, और इन्हें आप समझ सकते हो कि किसे हम लोग कंपाइलर कर रहे हैं, किसी इंटरप्रेटर, और किस तरीके से ये हमारा वर्क कर रहा है। तो इसमें कोई दिक्कत किन्हीं को भी, किसी तरह की कोई कंफ्यूजन? ओके, तो बढ़िया है, आप लोग अच्छे से समझ रहे हो और अच्छे से ये चीजें आप कर लेंगे। अब आ गया, देखिए वहां पे जो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात किए थे और डिवाइस ड्राइवर, तो यहाँ पे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि डिवाइस ड्राइवर है क्या और किस तरीके से पूरा वर्क हमारा कर रहा है। तो सबसे पहले जो चीज है कि सर हाँ, हेलो। सर ये जो कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, इसका यूज सर हम कैसे कर रहे हैं, मोबाइल के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू? तो इसका यूज कैसे होता है? देखिए, कंपाइलर और इंटरप्रेटर डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, बहुत जगहों पे यूज हो रहा है। आपको किसी भी चीज को चेक जहां करते हो आप, वहां पे एक्चुअली कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज करते हो। अब ये सारे इंटरनल प्रोसेस हैं। इन जनरल जो इसका यूज होता है वह, जैसे कोडिंग हम लोग करते हैं तो वहां पे इसका सबसे अच्छे से यूज हमारे सामने प्रेजेंट होता है। बाद बाकी ये सारे इंटरनल प्रोसेस होते हैं कि आपने किसी के पास मैसेज भेजा और उसे वो कंपाइल कर रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है, तो वो डिपेंड करता है डिवाइसेस के ऊपर कि आपने किस चीज को अपने सॉफ्टवेयर में लगा रखा है कि कंपाइल करके पूरा आएगा आपके सामने, या इंटरप्रेट, ये क्या कहते हैं आपका, कंपाइलर और इंटरप्रेटर इंटरप्रेट करके आ रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, ये ज्यादा और किस तरीके से इसके डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आएंगे, उतना तो मुझे भी नहीं पता है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे और होता है, लेकिन ये है कि इस तरीके से ये दोनों वर्क करते हैं, और हमें इतना से ही मतलब है, ज्यादा आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है कि और इसको ऐसे लगा सकते हैं सर, जैसे हम लैपटॉप में कुछ टाइप कर रहे हैं, उस ओवरऑल वो ऐसे जो हमने टाइप किया उसमें जो मिस्टेक्स आ गई एक साथ सारे के सारे, उसको हम कंपाइलर ले सकते हैं, या हाँ बिल्कुल, जहाँ पे भी एक साथ आपका पूरा आ रहा हम है कुछ टाइप कर पायलट रहे हैं, कोई वर्ड मिस्टेक हो गया, उस स्पेशली वर्ड को जो मिस्टेक बताना वो इंटरप्रेट हो गया। हाँ, तो कहीं भी बहुत जगहों पे डिफरेंट डिफरेंट रूप में ये चीजें यूज होते रहती हैं। तो और ये इंटरनली होती हैं, तो कहीं कहीं छोटी छोटी चीजें आएंगी, वहां पे आपको बस समझना होगा। तो वहां पे प्रोग्राम एक्चुअली आपको इस तरीके से नहीं देगा, आपको यही देगा कि कंपाइलर इंटरप्रेटर, यानी कि अगर आपने एक एक लाइन वाइज आप चेक करते हुए जा रहे हो तो इसे आप क्या कहोगे, और पूरे लाइन को एक साथ आप चेक कर रहे हो, पूरे इस को इनपुट पूरा एक साथ आपके पास पेज आ रहा है, तो उसे आप क्या कहोगे। बेसिकली इस तरीके से ही क्वेश्चंस आपके रहेंगे। तो बहुत ही बेसिक लेवल पे हमारे क्वेश्चन चलते हैं, और उसी तरीके से हमें देखना है, क्योंकि नहीं तो बहुत बड़ा इसका चैप्टर्स है और पूरे का पूरा हमें पढ़ना होगा तो काफी टाइम लग जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है डिवाइस ड्राइवर, और हमें बेसिक इसके फंक्शन समझते जाने हैं, वो क्लियर है आपका हो जाएगा पूरी तरीके से। डिवाइस ड्राइवर हम किसे कहते हैं, तो जैसे कि आप इसमें हम लोग कह रहे थे, एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ऐप हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, और यहाँ हार्डवेयर हो गया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर को जो कनेक्ट करने का काम करता है उसे हम लोग कहते हैं डिवाइस ड्राइवर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिवाइस ड्राइवर। यानी कि जैसे कि आपने, मैंने क्या बोला था एग्जांपल, कि आपने जैसे कि एक्सटर्नल माउस को अपने लैपटॉप में इंसर्ट किया, तो एक्सटर्नल माउस क्या एक तरह से हार्डवेयर है, और उसे आपने किसमें किया इंसर्ट, अपने कंप्यूटर में या अपने लैपटॉप में। तो अब क्या होगा कि जो पूरा का पूरा प्रोसेस कर रहा है आपके लैपटॉप या कंप्यूटर पे, वो कौन देख रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को पहले पता होना चाहिए कि आखिर क्या चीज आपके पास आया और उसका वर्क कैसे लेना है, किस तरीके से उसका यूज करना है।
तो इसका मतलब है कि उसका एक पूरा कोड होगा जिस तरीके से उसे यूज करना होगा। जैसे कि माउस है तो माउस के ही तरीके से यूज करवाएगा, नहीं कि किसी और तरीके से। तो वो जो पूरा कोड है वही उसका क्या है, एक्चुअली ड्राइवर का काम कर रहा है। यानी कि वो चीज पहले उसे पूरी तरीके से वो रीड करेगा, उसे इंस्टॉल करेगा ड्राइवर को, जो सॉफ्टवेयर जो होता है ड्राइवर का सॉफ्टवेयर वो उसे इंस्टॉल करेगा, और उसके बाद उस सॉफ्टवेयर में जिस तरीके से कोडिंग रहेगी उस तरीके से वो क्या करेगा, माउस वर्क करेगा या कीबोर्ड वर्क करेगा। तो ये पूरा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच का क्या है, एक तरह से डिवाइस ड्राइवर, ये आपका उन दोनों के बीच का लिंक है जो उन दोनों को एक दूसरे से क्या करता है, कनेक्ट करता है। यानी जो भी हार्डवेयर आप डाल रहे हो उसका यूज आप तभी कर सकते हो जब आप डिवाइस ड्राइवर, उस हार्डवेयर का डिवाइस ड्राइवर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल हो जाए, और उस डिवाइस ड्राइवर के हेल्प से आप पूरे को क्या कर पाते हो, चला पाते हो, यानी मतलब माउस का काम ले पाते हो। तो कई बार जैसे आपका माउस काम नहीं करता तो आप क्या करते हो, पहले उसे अनइंस्टॉल करते हो और उसके बाद फिर से इंस्टॉल करते हो। कई बार ये सारी चीजें आती हैं, ये अनइंस्टॉल डिवाइस, तो एक्चुअली डिवाइस अनइंस्टॉल नहीं हो रहा है, इसका ड्राइवर अनइंस्टॉल हो रहा है। और उसके बाद फिर आप अपडेट करते हो या डिसेबल करते हो। तो ये सारी चीजें जो हैं वो क्या होती हैं, किसके थ्रू हो रही हैं, डिवाइस ड्राइवर के थ्रू। तो आप उसे जिस तरीके से अपडेट ड्राइवर भी होता है, तो वो सारी चीजें उसके हेल्प से आप डिफरेंट क्या कर सकते हैं, उसका बेहतर यूज ले पाते हैं। अपडेट ड्राइवर का मतलब उसमें कुछ न्यू फंक्शंस अगर आ गए होंगे तो वो अब उन न्यू फंक्शंस के ऊपर भी वो हार्डवेयर काम करना शुरू हो जाएगा अगर उसके लिए वो एलिजिबल है। तो ये सारी चीजें हमारी होती हैं डिवाइस ड्राइवर। नेक्स्ट हमारा आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो आप सभी लोग समझ ही चुके हैं। अब यहाँ पर ही मैं दिखा देता हूँ, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मैं बात करूँ। ओके सॉरी, ये जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मैं बात कर रहा हूँ। यानी कि इन दोनों के बीच जो कनेक्शन है वो डिवाइस ड्राइवर के थ्रू है, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या जो है वो जो भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो किसके हेल्प से चल रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के हेल्प से चल रहा है। यानी कि ये क्यों वर्क कर पा रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण। तो ये क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन आपको करना है और उस एप्लीकेशन को करने के लिए कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है, तो वो डिफरेंट ऐप कहलाते हैं। यानी आपको अगर गेम खेलना है तो आप जनरली जो लैपटॉप है आप उस पर गेम नहीं खेल सकते हो, लेकिन जब आप उससे रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हो जिसे आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कर रहे हो, तो फिर आप आराम से उसी लैपटॉप पर गेम खेलते हो, या फिर आप व्हाट्सएप देखते हो, या फिर आप फेसबुक चलाते हो। तो वो सारी चीजें क्यों हो पा रही हैं कि उसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके इस पर मौजूद है और उसके हेल्प से आप सारी चीजों को क्या कर पा रहे हो, कंप्लीट कर पा रहे हो। तो इसे हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो किसके हेल्प से चल रहा है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के हेल्प से। तो याद हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है, तो कलेक्शन ऑफ वन और मोर प्रोग्राम्स और टू सॉल्व ए स्पेसिफिक टास्क। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये किसी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए बनाया हुआ होता है, कि आपका जो टास्क है तो आपको जिस चीज की यूज होती है आप उसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करते हो, इंस्टॉल करते हो और फिर उसका यूज करते हो। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो आप ये बताइए कि ये किनके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, आप इनके नाम बताते जाइए। सबसे फर्स्ट क्या है, वर्ड। सेकंड क्या है, ये MS वर्ड, ओके गुड, माइक्रोसॉफ्ट का ही वर्ड का है ये क्या है, एक्सेल। और ये क्या है हमारा व्हाट्सएप, और ये हमारे क्या है, गूगल। तो गूगल वैसे सर्च इंजन है, यहाँ इसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं कहेंगे, लेकिन गूगल के अंतर्गत जो सॉफ्टवेयर और आ रहे हैं जो इसके स्टोर में है तो वो हो जाएंगे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो क्रोम, क्रोम का, हाँ चलिए ठीक है, ओके क्रोम। तो ये हो गया हमारा व्हाट्सएप, ये हमारा हो गया व्हाट्सएप। तो इस तरीके से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा क्या कर रहा है, यूज हो रहा है, किसके ऊपर यूज हो रहा है, किसके हेल्प से यूज हो रहा है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम के हेल्प से। तो वो जो है मेन जो सॉफ्टवेयर है, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके हेल्प से ये हो पा रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ ये माइक्रोसॉफ्ट ओएस ही है या सर कोई और भी हो सकता है, या सिर्फ एक ही चलता है?
नहीं, अभी मतलब तो हमने बात किया मैक के हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप मोबाइल चलाते हो तो उस पे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, कितने सारे नाम होते हैं, कैट वैट बहुत सारे करके नाम है, तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। बस ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे अगर लैपटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप उसका यूज केवल लैपटॉप पे कर सकते हो। और अगर जैसे कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम, ये विंडोज के ऐप चीजों को आप इस पर डाल रहे हो, मतलब लैपटॉप के ऑपरेटिंग सिस्टम को आप मोबाइल पे डाल दिए, या मोबाइल का इस पे डाल दिए, या फिर ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं। साथ ही साथ इवन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, जो कि आपका बना हुआ है किसके लिए, लैपटॉप के लिए। तो जो आपका एंड्रॉइड का फोन है, तो एंड्रॉइड के भी डिफरेंट डिफरेंट अब बहुत सारे जो होते हैं इसके अपने एप्लीकेशन, ये क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो आप उस पर जैसे क्या कहते हैं कि आप एंड्रॉइड का जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसे अगर आप लैपटॉप पे इंस्टॉल भी कर लोगे तो वो उस पर काम नहीं करेगा। और अगर विंडोज का जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो अगर आप इस पे क्या कहते हैं एंड्रॉइड वाले किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर डाउनलोड भी कर लोगे तो वहां काम नहीं करेगा। कहने का क्या मतलब है कि हर लोग का जो अपना पूरा स्पेसिफिक इन्वायरमेंट है और उसके हिसाब से ही उनके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन किए जाते हैं। तो जो विंडोज का है वो विंडोज के ऊपर ही काम करेगा, और जो आपका एंड्रॉइड का है वो एंड्रॉइड के ऊपर काम करेगा। तो बहुत सारे हैं, ऐसा कुछ भी ये नहीं कि केवल माइक्रोसॉफ्ट है। एप्पल का तो बिल्कुल अपना अलग ही है। उबंटू एक अलग है, उबंटू भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और उबंटू के ऊपर आपका कोई भी जो क्या कहते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट का आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। तो उनकी बिल्कुल अलग चीजें चलती हैं। आप जब उसको खोलोगे भी और सारी चीजें, जैसे कि आप व्हाट्सएप ही चला रहे हो, जब आप व्हाट्सएप अपने फोन पे चलाते होंगे और अपने लैपटॉप पे खोलिए व्हाट्सएप, आपको दिखेगा दोनों में डिफरेंस। यानी कि कुछ प्रोसेस जो आप अपने लैपटॉप वाले इस पे कर पा रहे होगे वो आप अपने फोन वाले व्हाट्सएप के ऊपर नहीं कर पाओगे। और कुछ ऐसी चीजें जो आप फोन वीडियो के कॉलिंग का डिफरेंस होता है। वो आप वीडियो अपने कॉलिंग का डिफरेंस होता है। लैपटॉप पर नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हाँ जो है, वीडियो हेलो, कोई लैपटॉप क्वेश्चन? पर वीडियो कॉलिंग नहीं कर सकते व्हाट्सएप से, और सभी कर सकते हैं, और सेम ही रहता है पूरा। और भी चीजें हैं, आप देखोगे तब आपको पता चलेगा। छोटी छोटी कई ऐसी चीजें हैं जो हैं और उसमें चीजें प्रेजेंट है। बाद बाकी वो कोशिश जरूर करते कि ज्यादा मैक्सिमा इस हो, लेकिन जैसे कि आप सेलेक्ट करके डायरेक्ट किसी में सेंडर को भेज रहे हो, वो भी वहाँ का ऑप्शन डायरेक्ट आपके पास अवेलेबल नहीं होता है। तो आप जब यूज करोगे तो आपको वो सारी चीजें दिखेंगी। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पे आते हैं, कंप्यूटिंग। अब यहाँ पे कंप्यूटिंग जो है ये इसके ऊपर वैसे हम लोग और डिटेल एनालिसिस भी करेंगे, लेकिन एक जनरल आपके सामने वर्ड यूज किया गया है कंप्यूटिंग का। और ये कंप्यूटिंग क्या है कि हमारे कंप्यूटर में जो सिस्टम, जो चीजें यूज की जा रही हैं वो कहलाती हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। और जो डाटा यूज किया जा रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा यूनिट्स। तो मतलब जो डाटा भेज रहे हो वो इलेक्ट्रॉनिकली भेज रहे हो, और मतलब आप वायर के थ्रू या किसी भी थ्रू भेज रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक डाटा यूनिट्स हैं। तो ये जो डाटा है, जो हमारा कंप्यूटर जो काम कर रहा है, वो जो उसके ऊपर जो नंबर सिस्टम है उसका स्पेशल एक नंबर सिस्टम बनाया गया है जिसका नाम है बाइनरी नंबर सिस्टम। जैसे इन जनरल जो मैथमेटिक्स में हम लोग नंबर सिस्टम यूज करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेसिमल। डेसिमल यानी कि आपका जो होता है वो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। तो इसमें जो होता है वो क्या काम करता है, 0, 1, 2 अप टू 9, इतने सारे डिजिट आपको इसमें वर्क करते हैं जो हम लोग मैथमेटिक्स में स्टडी करते हैं। और जो हमारा बाइनरी है उसमें सिर्फ क्या यूज होता है, 0, 1। यानी इसकी जो कोडिंग होती है या जो भी लैंग्वेज एक तरह से आप जिससे कहते हो कंप्यूटर का, वह होता है सिर्फ दो चीजें, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1। तो ये सारी चीजें जो हैं इसका जो बेस कहलाएगा वो कहलाता है 2। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 कहलाता है, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या कहलाता है, 10 कहलाता है।
तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है मेमोरी कैपेसिटी, तो इसके ऊपर बड़ा ही अच्छा एक स्टोरी है। मेरी आवाज सभी तक पहुंच रही है ना? यस सर। हाँ, वो थोड़ा सा आउटसाइड में जी थोड़ा सर। एक्चुअली कंस्ट्रक्शन वर्क के कारण थोड़ा नॉइज हो रहा है, तो अगर थोड़ा बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग तक अच्छे से पहुंच जाए आवाज। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो हमारा ये जो सिस्टम डेवलप हुआ है उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कहला जाता है वो है बिट, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है बिट। जैसे कि हमारा शरीर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल। हमारा सेल। सर तो उसी तरीके से ये क्या है? बिट। तो हमारी जो बिट होती है, हर एक बिट मिल करके 8 बिट मिल करके एक बाइट का निर्माण करती है, यानी कि 1 बाइट इज इक्वल टू 1 बिट। ये इसका मतलब जो है ये आपको बस ध्यान में रखते जाना है, और ये शायद आपको पता भी होगा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो यही है, बिट। बिट से क्या सर मिलता है? बिट जो है 0 और 1 को कहेंगे एक बिट या फिर अलग अलग? एक बिट सिर्फ 0 जो हुआ वो एक बिट हुआ, 1 हुआ वो एक बिट हुआ, यानी सिर्फ एक ही का यूज हो रहा है, वो होता है बिट। यानी सिर्फ 1 का यूज कर रहे हैं आप या सिर्फ 0 का यूज कर रहे हैं तो वो एक बिट हो गया, या एक मतलब 0 हो गया या 1 हो गया। और जब 8 बिट मिल जाते हैं, 8 बिट, तो वो किसका निर्माण करता है? 1 बाइट। यानी कि जैसे कि आप कहते हैं ना 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मिलीमीटर। तो इस तरीके से आप जिस तरीके से वहां पे यूनिट को डिफाइन किए हुए हो, उसी तरीके से यहाँ पे यूनिट को क्या किया गया है? डिफाइन किया गया है। बेसिक जो बात है, तो यहाँ पे 8 बिट जो होते हैं वह किसका निर्माण कर रहे हैं? 1 बाइट का। और जो 1 बाइट के बाद आप जैसे कि मीटर से किलोमीटर, किलोमीटर से फिर आपके आगे नैनोमीटर, या जो भी आपके सारी चीजें डिफाइंड है, उसी तरीके से यहाँ पे किलो बाइट, मेगा बाइट, बाइट के साथ आगे बढ़ा है, गीगा बाइट, टेरा बाइट, पेटा बाइट। तो इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली? अभी इसमें देखिए कि एक्चुअली इसके ऊपर ना बड़ा अच्छा हिस्टोरिकल चीजें हैं, हिस्ट्री है। पहले जो सबसे पहले जो बाइट को डिफाइन किया गया था कि 1 किलो बाइट यानी 1 केबी बराबर 1024 बाइट्स, यानी कि 1 किलो बाइट बराबर 1024 बाइट्स, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन बाद में इसको क्या किया गया है, अभी के जो टाइम है उसमें 1 केबी बराबर क्या कहा गया कि 10⁻³ बाइट्स। तो अभी भी ऐसे क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी पूछ दिए जाते हैं, तो जो भी आपको आंसर दोनों में रहेगा वो आपको करना है, एक ही आंसर रहेगा उसमें एक आपको करना रहेगा। तो यहाँ लेकिन दोनों में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है। हाँ, एक यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, निबल नहीं दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे गिवन नहीं है। निबल भी एक होता है, और वो निबल क्या होता है एक्चुअली? 4 के बराबर होता है, 4 बिट्स इक्वल्स टू 1 निबल। तो 4 बिट्स जो होता है वो 1 निबल के बराबर होता है, और 2 निबल 1 बाइट के बराबर होता है। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। बाद बाकी निबल का यूज बहुत कम किया जाता है, इसलिए इसको आप बस ध्यान में लेकिन रखिए, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन तो अराइज किए जा सकते हैं। और 1 निबल इज 4 बिट्स और 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसमें जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 10⁻³ को अगर आप देखोगे तो ये क्या आएगा? 1000। 10⁻³ इज 10 इंटू 10 इंटू 10, दैट इज 1000। और अगर आप यहाँ पे क्या दिया हुआ 1024, तो इनिशियली जो है जो एक्चुअल है वो 1024 ही है। एक्चुअल जो है वो 1024 ही है, क्योंकि इसका बेस क्या है? 2 है। और 2 का पावर जब 10 किया जाता है तो आपको बनता है 1 किलो बाइट। तो 2 का पावर 10 जो होता है वो एक्चुअली 1024 होता है। तो इसे क्या किया गया बाद में कि 24 को शुरू में लोगों ने बोला कि चलो 24 को छोड़ देंगे तो भी अपना काम चलेगा। तो उन्होंने 24 को क्या किया, शुरू में हटाना शुरू किया, और 1000 पे सिर्फ बात करना शुरू किए। लेकिन बाद में क्या किया गया कि नहीं, अगर आप 24 को छोड़ते हैं तो बहुत बड़े के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि छोटे डाटा के लिए तो चलो ठीक है 24 1000 में 24 जोड़ेंगे, लेकिन 1024 गुना 1024 गुना 1024, तो फिर ये 24 का भी एक बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा। तो वहां के लिए फिर क्या किया गया कि अब जो है अभी प्रेजेंट टाइम में इन एक्चुअली, क्योंकि अभी लेकिन ये एग्जाम
इस तरीके से आते नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि शायद वो कभी इस तरीके से पूछा भी जाए। तो जैसे किलो बाइट के लिए कीबी का यूज किया गया है, कीबी, 1 कीबी बाइट। तो इस तरीके से मतलब यूज किया जा रहा है, और इन चीजों को एक्चुअली में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया पहले के रेस्पेक्ट में, यानी कि 1 कीबी बाइट जो होगा वो 1024, 1 कीबी बाइट जो होगा वो 1024 बाइट्स होगा, लेकिन 1 किलो बाइट होगा वो 1000 बाइट होगा। तो अभी इस तरीके से यूज किया जा रहा है, यानी कि दोनों को अलग किया गया है। किलो बाइट जब बात होगी, किलो जब आएगी तो 1000 ही लिखेंगे, जब कीबी आएगी तो 1024 होंगे। लेकिन अभी भी क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं 1 किलो बाइट इक्वल टू कितना होगा, तो 1024 किलो लिख करके। तो किलो ना लिख करके अगर वो के बी लिख रहे हैं तब आपको कोई भी कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि के बी अगर है तो कीबी भी हो सकता है, तो 1024 वी कैन इजिली से। लेकिन कीबी बाइट और किलो बाइट अभी डिफरेंस किया गया है। किलो बाइट इज एक्चुअली 1000 एंड कीबी बाइट इज एक्चुअली 1024। लेकिन बार बार मैं वही कह रहा हूँ कि क्वेश्चन ऐसा भी अराइज किया जा सकता है, और 1024 वहां पर अगर गिवन हो तो आपको उसके ऊपर ही टिक मारना है। और अगर दोनों गिवन हो, वैसे ये गिवन नहीं होगा इस तरीके से, तो आपको इसके ऊपर ही जाना 1024 बाइट, क्योंकि एक्चुअल किलो बाइट जो है वह जो इनिशियली डिफाइंड किया गया था वो 1024 बाइट्स ही डिफाइंड किया गया था। अगर कोशिश से हम लोग एक माइंड में ऑब्जर्वेशन भी कर लेंगे, आपको पता चल जाए क्या चीज लिया है, तो आपको समझ में आ जाएगा। और हर 10⁻³ के बाद जो +3 जो बढ़ रहा है, देखिए आप देख सकते हैं 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, तो उसके लिए एक एक नाम आ गया। किलो बाइट के बाद आपका आता है मेगा बाइट, यानी कि ये 10⁻³ हो गया, मेगा बाइट इज 10⁻6, गीगा बाइट इज 10⁻9, टेरा बाइट इज 10⁻12। तो जनरली जो यूज किया जाता है वो इन्हीं का यूज किया जाता है। 10⁻³ आप बढ़ाते जाओ, तो उसे आप या तो कह सकते हैं। हाँ हेलो। हेलो, मॉर्निंग हाँ सर। जी जी बोलिए, कोई प्रॉब्लम? सर इसमें, हाँ जी सर, इसमें जैसे 10⁻12 दे रखा है, तो इसका कोई यहाँ पे मतलब है कि 10⁻12 दे रखी है इसका? 10⁻12 का मतलब 10⁻12 बाइट्स बोला गया है, 10⁻12 बाइट्स। बाइट्स यानी क्या तो है? सर ये कन्वर्ट होंगे जैसे 10 × 10 × 10 12 टाइम ऐसे करके, इसका मतलब ये हुआ? जी जी बिल्कुल, 10 को आपको 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से जितने बाइट आएंगे वो उतने बाइट की बात हो रही है। देखिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा हो। इधर जो है ये बाइट्स की बात हो रही है, ये सारे ये इतने बाइट, ये इतने बाइट। और इसमें मैंने आपको बताया अभी कि एक्चुअल में जो बेसिक है वो 2⁻10 होती है। तो 2⁻10 आप जब करोगे तो वो 1024 आएगा। वो कितना आएगा? 1024, यानी ये वाला चीज आएगा, इधर वाली चीज। लेकिन उसी को कई लोग या स्लैश करके इसलिए लिखा हुआ है कि अप्रोक्सीमेट मान लिए कितना 10⁻³ के बराबर। अब बाद में, लेकिन अभी इसके लिए एक अलग नाम भी ले आए हैं, जैसे किलो के लिए कीबी कर दिया है, मेगा के लिए मे भी, इस तरीके से कुछ उन्होंने वर्ड डिफाइन कर दिया है। तो ये सारी चीजें जो हैं, बाद बाकी ये अभी तक क्वेश्चन में उस तरीके से डिफाइंड करके अलग तरीके से आई नहीं है, इसलिए मैं इसे ज्यादा आपको नहीं बताना चाह रहा हूँ कि कंफ्यूजन ना हो। तो बेसिकली आपको क्या ध्यान में रखना है कि दोनों में से जो आंसर होगा ना वो आपको टिक मारना है, चाहे 1024 हो चाहे 10⁻³ हो। और दोनों में अगर दोनों प्रेजेंट किया हुआ हो तो 1024 ही ज्यादा एक्यूरेट होगा। जो मैं कहना चाह रहा हूँ बस उस चीज को आप ध्यान रखिए। और इस ये जो 1024 है वो बेस 2 मान करके लाया हुआ है, और इन एक्चुअल जो बाइनरी होता है उसका बेस 2 होता है, क्योंकि 0 और 1 का ही केवल यूज किया गया है। तो अगर 0 1 का ही यूज करके अगर हम 2⁻10 लिख करके और ये चीजें निकालते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्चुअल ओरिजिनल आंसर कहलाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि एक्चुअल जो होगा वो 1024 ही है। लेकिन किलो वर्ड एक्चुअली में जो मैथमेटिकल टर्म डिफाइन किया गया वो 10⁻³ के लिए किया गया है। जो हेलो सर ऑप्शन ए भी दोनों हो तो? ये आपकी आवाज नहीं आ रही है। ऑप्शन ए भी दोनों हो तो सर?
दोनों नहीं होंगे, आप उसके लिए कंफ्यूज ना करें, दोनों चीजें नहीं होंगी। ए भी दोनों अगर है तो आप दोनों मार दीजिए। दोनों मतलब इन जनरल तो अलग अलग करके वो नहीं देंगे, या तो ये या ये लिख कर देंगे, या कुछ ना कुछ आपको वहां पे समझ में आ जाएगा, वो इस तरीके से ही गिवन होगा। तो बात सिंपल ये है कि हमें दोनों चीज पता होना चाहिए और उसके साथ हमें वहां पे पहुंचना है। बेसिकली ये बात है, इसलिए मैंने आपको दोनों ही चीज अलग करके बता दिया है, और ये भी बता दिया कि ज्यादा अप्रोप्रिएट 1024 है। तो इसके लिए आप कंफ्यूज करने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे जिस तरह के क्वेश्चन है उसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। तो 1024 जो है वो 2 बेस मान करके जो यूनिट आती है वो है। लेकिन जैसे ही किलो, एक्चुअली वर्ड क्या होता है, किलो जो होता है वो 10⁻³ के लिए इन मैथमेटिक्स यूज किया जाता है। तो जब भी ये किलो कर रहे हैं तो 10⁻³ बाइट्स ले रहे हैं, कुछ लोग इसे मानते हैं, लेकिन इसलिए इन्होंने बाद में कीवी वर्ड कर दिया कि कीवी को लेकर के 1024 ही लीजिए, क्योंकि एक्चुअल जो यूनिट होता है वो 1024 ही होता है। तो इसलिए उसमें ज्यादा कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, और उस हिसाब से आपको आंसर दिए हुए होंगे, तो उसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और एक ही होगा, दोनों नहीं होगा, उसके लिए परेशान मत होइए। तो या तो आप इसे 1024 बाइट्स, और यहाँ पर क्या है, जैसे जैसे यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा, 10⁻3, क्योंकि किलो और मेगा में कितना बढ़ गया, 10⁻3। तो एक मेगाबाइट में अगर 1024 के टर्म में बढ़े तो 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट। तो अगर इसकी इस फॉर्म में बाइट में बात करें, क्योंकि यहाँ देखिए ये केबी में चेंज एक्चुअल है, ये बाइट में नहीं है। तो अगर इसको भी हम लोग बाइट में चेंज करना चाहें तो ये क्या होगा, 1024 इंटू 1024, 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा। किलो जो हो जाएगा ये किसमें चेंज हो जाएगा, 1024, के जगह पे 1024, तो ये टोटल 1024 इंटू 1024 बाइट। जैसे यहाँ पे 10⁻³ है तो उससे बढ़कर हो गया 10⁻6। तो इस तरीके से +3 इसमें बढ़ता है, और जो +3 बढ़ रहा है, और इधर 2⁻10 यानी कि ये हो गया 2⁻10 बाइट्स, इसमें 2⁻10 इंटू 2⁻10 यानी 2⁻20 बाइट्स। तो इस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है। 124 किलोबाइट को यदि हम बाइट में चेंज करेंगे तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना सर? किसमें 1024 तो एक्चुअली 2⁻10 ऑलरेडी है ना, और ये इसके साथ है, तो 1 किलो कितने के बराबर है, आप सिंपल सा आप कन्वर्शन कीजिए ना, जो 1024 किलो बाइट, बाइट तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, किलो कितने के बराबर है, यहाँ पे 1024 बाइट के बराबर, यानी कि यहाँ 1024 आ गया, 1024 इंटू 1024, बस हो गया, ये इतना बाइट कंप्लीट हो गया हमारा। ये तो ऑलरेडी 10⁻³ है, और उसके साथ आप फिर से 10⁻³ उसमें और बढ़ा रहे हो, यानी 10⁻³ इंटू 10⁻3, यही आपने किया ना, तो 10⁻6 आ गया। तो 3 बार आप थोड़ी 10⁻³ को मल्टीप्लाई करो, 2 बार ही तो किए। तो जैसे 10⁻³ को आपने 2 बार मल्टीप्लाई किया, उसी तरह ये अगर 10⁻³ के टर्म में 10⁻³ है, दूसरे टर्म में अगर बेस 2 लेते तो 2⁻10 है, तो 2⁻10 को भी आप कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 2 बार मल्टीप्लाई करोगे। तो ये 2⁻10 क्या है, 1024, और इधर भी 2⁻10 क्या है, 1024, तो 2 बार आपका मल्टीप्लाई होके आ गया। ये बेसिक कैलकुलेशन है, आप इसे देखकर समझ सकते हो। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और 10⁻, इसमें हमेशा जो बढ़ रहा है, ये बाइट से किलो, ये किलो से मेगा, तो पावर में 3 इंक्रीज हो रहे हैं। जो 10 का पावर है वो 3 इंक्रीज होगा, और 2 का पावर कितना इंक्रीज होगा, 10 इंक्रीज होगा, 2 का पावर 10, फिर 2 का पावर 20, फिर 2 का पावर 30। तो ये सारी चीजें 2 का पावर 10, 20, 30 है। तो इसे जनरली जो नॉर्मल भाषा में क्या इन्होंने लिख दिया, 1024, और किलो बाइट कर दिया, यानी इससे पहले वाले से रिलेट कर दिया। किलो मेगाबाइट को क्या कर दिया, गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट। ये सारी चीजें आप हैं, इसको आराम से देखिएगा, पढ़िए, समझ में आ जाएंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और बस यूनिट का बस ध्यान रखना है कि किलो कितने के बराबर होता है, मेगा कितने के बराबर होता है, गीगा कितने के बराबर होता है। बाकी ये सारी चीजें इजी हैं, आप आराम से इसे कर सकते हो। तो इज इट क्लियर? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, और दोनों में से जो भी चीजें हैं आप उसे देख लेंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं ईमेल के ऊपर। ईमेल हमने बहुत किया है, अब ईमेल के लिए बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट जो है, आज हम लोग नॉर्मल जनरल तरीके से बात करते हैं। और ईमेल वाली चीजें चूंकि
आपके इन जनरल आपके प्रैक्टिकल वे में भी यूज हो सकता है। तो ध्यान से समझिए, आप यूज अच्छे से कर पाएंगे। और शायद बहुत लोग को ये सारी चीजें पता भी होंगी। तो ईमेल जो होता है हमारा, ईमेलिंग जो आप कर रहे हो, वो उसका मतलब क्या हो गया सबसे पहले कि एक्सचेंज ऑफ कंप्यूटर स्टोर्ड मैसेज बाय टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि जो आप एक मैसेज है वो बाय टेलीकम्युनिकेशन आप क्या कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हो। और टेलीकम्युनिकेशन में यूज किसका होता है, जैसे नेट का, इंटरनेट का यूज करके आपने एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया। तो जो भेजता है, जो ईमेल सर्वर होते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे भेजे तो डायरेक्ट वो पहुंच गया वहां, नहीं। पहले आप जो भेजते हो वो एक सर्वर के पास पहुंचता है, और वो सर्वर फिर उसे फाइंड करता है कि मुझे किस तरफ इसे भेजना है, और उसके बाद फिर वो आगे की प्रोसेस होती है। तो वो जो सर्वर, जो कि भेजने वाला सर्वर यानी आउट गोइंग, यानी यहाँ से जैसे मैंने भेजा तो ये मेरे सर्वर के पास गया, तो जो आउट गोइंग सर्वर होता है उसे कहा गया है एसएमटीपी। उसे क्या कहा गया है, एसएमटीपी। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ये चीजें ध्यान रखिएगा। बिल्कुल इजी है, बहुत इजी है, अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लो, केवल आपको टर्म्स पता होना चाहिए। यहाँ पे मैंने भी जो गलती किया था अपने टाइम के एग्जाम में, एक्चुअल में एसएमटीपी ही पूछा हुआ था, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि एसएमटीपी होता क्या है। तो प्रॉब्लम यहाँ ये नहीं जाएगा आपको कि आपको हो नहीं पा रहा है, जैसे मैथमेटिक्स में आ तो रहा है लेकिन नहीं हो रहा है। यहाँ अगर आता होगा तो पक्का होगा, नहीं आता होगा तो फिर दिक्कत है, जैसे पता ही नहीं है, टर्म ही नहीं पता है, इसलिए टर्म जरूर पढ़िए, समझिए उससे। नेक्स्ट जो है पीओपी, अभी क्वेश्चन भी आएंगे, आपको समझ में और आ जाएगा। पीओपी किसे कहते हैं, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो पोस्ट ऑफिस जो प्रोटोकॉल है वो क्या कहलाते हैं, अगर आप भेज रहे हो इधर से तो वो जो सर्वर भेज रहा है वो है एसएमटीपी, और जो उधर से रिसीव कर रहा है वो जो सर्वर है वह क्या है, उसका नाम पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसके हेल्प से वो भेज रहा है, तो ये इनकमिंग सर्वर होता है। तो ये प्रोटोकॉल के नेम से ये बने हुए, पीओपी यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल जैसे होता है ना कि आपके रूल्स एंड रेगुलेशन कि किसको किधर भेजना, क्या भेजना, वो पूरा प्रोटोकॉल में गिवन होता है। तो वो हो गया पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, वो सारी चीजों को संभालता है। तो इनकमिंग के लिए जो होता है वो होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, आउटगोइंग के लिए जो होता है वो होता है एसएमटीपी। बस आपको ये चीजें ध्यान रखनी, जो भी आप ईमेल सर्वर जो भेज रहे हैं, ईमेल जो भेज रहे हो। और उसके बाद पार्ट ऑफ एन ईमेल, पार्ट क्या क्या होते हैं, रेसिपेंट होते हैं, जिसे आप भेज रहे होते हो, रेसिपेंट। दो टर्म आते हैं सीसी एंड बीसी। अब सीसी एंड बीसी, जबकि ये दो टर्म मुझे भी क्लियर नहीं थे, और मैं ऐसा सोचा यार ये तो बहुत इजी है, लेकिन मुझे भी क्लियर नहीं होने के कारण दो क्वेश्चन एक्चुअली में मेरे बहुत इजी गलत हो गए थे मेरे टाइम में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीसी एंड बीसीसी, और इस पे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो आप लिख करके भेज रहे हैं, इसके ऊपर आ रहे हैं सीसी बीसीसी के ऊपर, इससे पहले अदर को हम लोग देख रहे थे। सब्जेक्ट जो आप लिख करके भेज रहे हो, मतलब सॉरी, जो सब्जेक्ट में आप लिखते हो ना कि जैसे एप्लीकेशन भेज रहे हो, या जो जिसके लिए भेज रहे हो, फॉर लीव भेज रहे हो, लीव का एप्लीकेशन या जो भी है, तो वो हो गया आपका सब्जेक्ट। और उस सब्जेक्ट के अंदर आपने जो जो चीज टाइप किया है, लिखा है पूरा मैसेज, वो आपका हो गया बॉडी। और अटैचमेंट क्या हो गया कि जैसे आपने उसमें कुछ चीज, फिगर या कोई आपका एक्सेल सीट या कुछ भी वीडियो कुछ आपने अटैच कर दिया है उस ईमेल में, तो वो हो गया अटैचमेंट। तो इन चीजों को हम लोग एग्जाम्पल इस तरीके से देख सकते हैं, ये फिगर दिया हुआ है, यही आपका इन जनरल आपके सर ईमेल। हाँ सर रेसिपिएंट और सीसी बीसीसी को एक बार बता दीजिए। अरे उसके ऊपर आ रहे हैं भैया, हमने बोला ना कि सीसी बीसीसी आ रहा है। तो रेसिपेंट क्या होता है, जिसे आप भेज रहे हो, ये जो टू लिखा हुआ है, ये टू यानी जिसके जो रिसीव करेगा इस मैसेज को, यानी कि ये हो गया रेसिपेंट टू। अब यहाँ पे सीसी और बीसी दो चीजें हैं, तो इसके ऊपर हम लोग आते हैं। सब्जेक्ट है जो आप यहाँ पे पूरा लिखते हो, एक टॉपिक जिस सब्जेक्ट के ऊपर पूरा आपका ये बेस्ड है, और इसके बाद नीचे जो पूरा लिख रहे हो ये पूरा क्या हो गया, बॉडी आपकी, ये आपकी क्या होगी, बॉडी। और इसके बाद जो नीचे यहाँ से
डालते हो तो फॉरवर्ड करते जाते हो, लेकिन सीसी में आपको एक नाम डाल देते तो वो सारी चीजें उन लोग को, यानी कि आपको भी पता रहता है कि किनके किनके पास गया हुआ है मैसेज। जैसे कि जो एजुकेशन लेवल पे हमारे टीचर, हमारे प्रोफेसर भेजते थे, तो वो एक ही मैसेज को भेज देते थे, एक ग्रुप में डाले, सारे लोग के पास पहुंच गया, और इवन हमें ये भी पता होता था कि किसके पास वो मैसेज गया है। तो ये हमें सारी चीजें पता होती थी कि किनके पास मैसेज गया, और उन सारे मैसेज को किस तरीके से हम देख, मतलब किस किस मेल पे गया, वो सारी चीजें हमें पता चल जाती थी। तो इससे, लेकिन ये है कि यहाँ पे ये क्या कहलाता है, कार्बन कॉपी। यहाँ पे आपको पता होता है कि कहाँ कहाँ पर किसने भेजा है, ये चीजें हमें वहां पे समझ में आती है। जो भैया दूसरी, भैया नमस्कार, एक चीज पूछना था इसमें, सीसी में यदि हमने कार्बन कॉपी जैसे हमने बताया कि भेजा है तो हमें पता रहता है कि किस किस को गया है, तो जिसका नाम उस पर डाला गया है क्या उसको भी वो मेल मिलेगा क्या? मेल तो उसको मिलेगा ही, सारी चीजें मिलेगा ना? मिलेंगी। हाँ। हाँ, उन्हें और सारी चीजें, उससे संबंधित जितने लोगों को गया है तो वो उसको पता होगा कि हाँ, इतने सब को लोग को वो पता मैसेज होगा। जा चुका है। जी जी। कार्बन कॉपी में एक्चुअली सिर्फ ये होता है कि हमें सबको पता होता है कि कहाँ कहाँ गया है, क्या क्या है, सबके बीच में ये चीज पता होती है। बीसीसी अच्छा। क्या होता है, ये कहलाती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब क्या होता है कि हमें, अगर इसमें इसने अपने बॉस का नाम यहाँ ना डाल करके इसमें डाला, ब्लाइंड कार्बन कॉपी में, तो इसे सब चीज पता रहेगा कि इसने कहाँ कहाँ मैसेज भेजा है, कहाँ कहाँ मैसेज, मतलब जिन जिन टू के पास भेजा है वो सारे लोग के बारे में इसे पता होगा, या फिर जिनको सीसी करके इसने भेजा है उन सारे के बारे में इसे पता होगा। लेकिन ये सारे लोग इसे नहीं जानेंगे कि कौन, कोई हमें देख भी रहा है, यानी मतलब इनके पास ये मैसेज नहीं रहेगा कि इसके पास भी ये चीजें, बातें पहुंची हुई हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि बीसीसी में क्या होता है, आपका ब्लाइंड होता है, यानी हाइड किया हुआ रहता है। और इसमें एक और चीज है कि बीसीसी में अगर आपने दो लोगों को भेजा, दो लोगों का नाम ऐड कर दिया, कि आपने दो लोगों का नाम बीसीसी के अंदर में ऐड कर दिया, तो बीसीसी वाले को जो रहेगा, इसे भी पता रहेगा कि कहाँ कहाँ भेजा गया है, इसे भी पता रहेगा कहाँ कहाँ भेजा गया है। लेकिन इन्हें आपस में ये नहीं पता रहेगा कि जिस तरीके से मुझे सबके बारे में पता है, मुझे सबके बारे में पता है, लेकिन इन्हें एक दूसरे के बारे में पता नहीं होगा कि इन्हें भी सबके बारे में पता है और इन्हें भी सबके बारे में पता है। तो ये उस तरीके से ये पूरी की पूरी प्रोग्राम चलती है, और यहाँ पर जो है उस तरीके से सारा आपका ऑप्शन में आते हैं। अब जैसे आपके पास नेट का कभी यूज करके देखिएगा, एक साथ कई लोगों को भेजिएगा, एक साथ कई लोगों के पास आप भेजिएगा एक ग्रुप बना करके, और उसके बाद फिर देखिएगा सीसी में नाम डालिएगा, उसके बाद देखिएगा कि, या फिर एक को भेजने के साथ साथ अलग अलग सीसी में नाम आप डालते जाइएगा, तो उन सभी के पास ये पहुंच जाएगा कि हाँ ये मैसेज जो है यहाँ पे पहुंच चुका है, और ये मैसेज क्या है, ये मैसेज है जो यहाँ पे पहुंच रहा है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो यूज हमने कभी किया नहीं, तो तब तक आपको क्लियर नहीं हुआ, तो पहले आप यूज कीजिए, फिर उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे लोन वाले मैसेज आते हैं बीसीसी में आते हैं ना सर? क्या चीज बीसीसी में क्या होगा कि जैसे कि आपको भेजा गया है, जिसका नाम बीसीसी में होगा, किसी को भी नहीं पता होगा कि किसके किसके पास, मतलब जो इतने टू वाले होंगे उनमें से किसी को भी पता नहीं होगा कि बीसीसी कौन हमें देख रहा है सारे को, लेकिन बीसीसी को सबके बारे में पता होगा। ये डिफरेंस है, इन्हें नहीं पता होगा कि कौन देख रहा है, लेकिन बीसीसी को पता होगा कि कौन देख रहा है। ये बस डिफरेंस है दोनों ही इसमें। तो बेसिकली इस तरीके से ही मैसेज आपको भेजे जाते हैं, तो ब्लाइंड करके, ताकि आपको बस आपके बारे में पता होता है कि हाँ यहाँ तक मैसेज पहुंचा, यहाँ तक मैसेज पहुंचा। तो इस तरीके से आपका सारी चीजें वहां पे होती हैं। तो चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस पे आप यूज कीजिएगा, आपको और भी क्लियर समझ में आएगा ये चीजें। हेलो, हाँ सर, एक एग्जाम्पल शेयर कर सकती हूँ बीसीसी का? एग्जाम्पल, चलिए मैं नहीं, ये मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, क्योंकि मेरी कंपनी में बहुत होता था ये सब चीजें। मैंने लिखा भी है, लेकिन वो गलती हो गया है। एग्जाम्पल, जैसे एमएनसीज में बहुत यूज होता है बीसीसी, हमारी जैसे कंपनीज में। तो अगर सीईओ है कंपनी में ना, काफी बड़े बड़े लेवल में जैसे हैं लोग,
स्मॉल फिशेज एंड बिग फिशेज। लाइक स्मॉल फिशेज लाइक वी आर, जो इंजीनियर्स हैं, जो हम लोग काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इंजीनियर्स। बिग फिशेज आ गई मैनेजर, कंपनी का चीफ टेक्निकल ऑफिसर्स हो गए, CFO हो गया। फिर सीनियर पोजीशन में आ जाता है आपके CEO और चेयरमैन वगैरह। कभी कभी क्या होता है कि बहुत पॉलिटिक्स वगैरह चलती है कंपनीज लेवल पे, राइट। ये एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉय ने कोई गलती कर दी है, अब मैनेजर अगर उसको ये बोल रहा है कि तुम ठीक है, तुम चिंता मत करो, ये अपर लेवल तक नहीं जाएगा, हम लोग मैनेज कर लेंगे, ये बोला जाता है। लेकिन कंपनी के CEO को या सबको इन्फॉर्म तो करना ही होता है कि क्या हो रहा है। तो एम्प्लॉय को ये भी ना लगे कि भाई हम जो मैनेजर है वो CTO को या CEO को बता रहा है और एम्प्लॉय को उसकी रियलाइजेशन भी करा दे, मतलब एम्प्लॉय को खबर नहीं होनी चाहिए। तो वो क्या करता है, एम्प्लॉय को मेल डालता है और BCC में हमेशा CEO को या CTO को रख देगा। एम्प्लॉय को तो दिखता नहीं है कि किस किस को मेल गई है। और इस तरीके से काम होता है MNCs में, ये बहुत ज्यादा। तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल था BCC के लिए। जहाँ पर आपको रखना होता है, क्योंकि देखिए ये कंपनी की पॉलिसी ही होती है कि हायर जो अथॉरिटी होते हैं उन तक सभी चीजें खबर पहुंचना होता है। अब उन तक पहुंचना है, लेकिन आपके सामने सब चीज क्या रखा जाएगा, ब्लाइंड रखा जाएगा, आपको अंधेरे में रखा जाएगा ताकि आप उसमें ज्यादा परेशान ना हो। और उस तरीके से फिर वो इंटरप्रेट करते हैं सारी चीजों को, उन्हें पता होता है लेकिन फिर भी वो ऐसा शो करेंगे कि उन्हें कुछ पता नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एग्जाम्पल को रखा। तो मेरे ख्याल से अब सभी लोग को और भी क्लियर हो गया कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं। सर एक चीज पूछनी, तो सर्वर मैसेज रिसीव करने वाले का क्या नाम था और सेंड करने उस प्रोसेस का एक बार फिर से बता रहे थे, बस नाम बता रहे थे। आपके सामने पहुंच जाएगा, ये आपको पहुंच जाएगा SMTP। हाँ, ये आपके पास PPT पहुंच जाएगा। हाँ, ठीक, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अब आती है बात। भैया नमस्कार। हाँ, एक हाँ, हेलो भैया, एक पिछले बार CC और BCC से क्वेश्चन तो आए ही थे, और एक क्वेश्चन और आया था जैसे कि डेसिमल को हेक्साडेसिमल में चेंज करना, ऑक्टल में चेंज करना, बाइनरी को ऑक्टल में चेंज करना। इन चीजों को बात करेंगे आगे। जी उसको अभी बस शॉर्ट में आपको जी बताया गया है, उसके लिए परेशान मत होइए। जी ओके भैया। तो स्पैम किसे हम लोग कहते हैं, इवन जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं उसके रिलेटेड भी अगर कुछ मेरे को अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो मैं उसे भी जरूर इसमें डालूंगा। मैं जैसे जैसे पूरा सर्च करता हूँ उस हिसाब से जहाँ जहाँ पे जो जो मेरे को इम्पोर्टेंट दिखते जाता है मैं डालते जाता हूँ। लेकिन जो ऐसा अभी जो है ओवरव्यू के रूप में आज, क्योंकि कुछ लोगों का मैसेज आया था कि सर आज ज्यादा मत पढ़ाइएगा, तो मैंने सोचा थोड़ा ऐसा पढ़ाऊँ जिसमें आपको इंटरेस्ट भी हो और चीजें भी कंप्लीट हो थोड़ी। तो इस हिसाब से बाकी के बीच में अगर और डिटेल में आपका कहीं पे होगा लिखा हुआ तो उसको भी मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। तो इससे आपको क्या होगा कि पूरी तरीके से चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमारा उद्देश्य यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा बेहतर इसमें अनुभव करें और पूरी तरीके से उसमें फ्री, मतलब आराम से आपको सारी चीजें समझ में आ रही हो, एक क्रिस्टल क्लियर पिक्चर हो आपके सामने। स्पैम किसे कहा जाता है? स्पैम यही है कि इररिलेवेंट मैसेज सेंड टू, जैसे आपको स्पैम क्या है कि आपके पास बहुत सारे ऐसे मैसेज आते होंगे जो कि आपने उन्हें कभी अपना मेल नहीं डाला, कुछ भी दिया नहीं है, लेकिन आपके पास वो मैसेज पहुंचते रहते हैं आपके मेल पर। तो वो क्या होता है कि एक्चुअली क्या होता है, मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग वाले लोग बहुत ज्यादा करते हैं क्योंकि पास जितने भी मेल्स होते हैं 1000-2000 की किन्हीं के थ्रू उन्होंने वो मेल्स मंगवा लिए और उन सभी मेल्स के ऊपर आपको भेज दिया जाएगा। अब आपने या तो मतलब किसी भी तरीके से, वैसे उनके भी लेकिन अपने सिस्टम होते हैं फाइंडिंग के कि इस सब्जेक्ट के ऊपर कितने लोगों ने कभी बात किया है, तो उस तरीके के लोगों को वो कलेक्ट करते हैं और उसके बाद फिर उन्हें वो क्या कर देते हैं, अपना पूरा का पूरा फॉर्म ये मेल साथ में भेज देते हैं। तो ये जो होता है ये बेसिकली कहलाता है स्पैम। और इसमें जो होता है जो आपके एक्चुअली यूज का नहीं होता, लेकिन उस 1000 में से अगर 4-5 लोगों ने भी उस मेल को यूज करके और कुछ किया तो उनको फिर फायदा मिल जाता है। तो लार्ज नंबर यूज तक अपने मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग के पर्पस से जो मेल भेजा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पैम मैसेज
हाँ, जंक मैसेज भी कह सकते हैं, या फिर वैसे मैसेज जो आपके लिए स्पैम का मतलब ही क्या हो गया, स्पैम मतलब जो आपके लिए यूजफुल नहीं है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगे। सुपरफ्लुअस, ओके, नाइस। तो स्पैम का यहाँ पे उन्होंने फुल फॉर्म भी रखा है, तो ठीक है, ओके, थैंक यू। तो स्पैम का फुल फॉर्म भी आप लोग देख सकते हैं, सुपरफ्लुअस पीसेस ऑफ एडिशनल मेल, यानी कि बहुत ज्यादा ऐसे मैसेज जो कि एडिशनल मेल जो कि आपको भेजे जा रहे हैं, जिसका आपको यूज बिल्कुल ही नहीं है। तो आज हम लोग इसे यहीं पे रखते हैं, और यहीं पे इतना ही मैंने आज आपके लिए रखा है, टाइम भी हमारा हो गया है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सारी चीजें चल रही हैं, और इसमें छोटी छोटी और बातें आएंगी डिटेल में, तो बाद बाकी आप आराम से खोज सकते हैं और भी अच्छे से उसे जान सकते हैं, समझ सकते हैं। हमें सिर्फ उसका क्या करना है, ओवरव्यू जानना है, तो उस हिसाब से आपकी सामने चीजें प्रेजेंट की जाएंगी। और डिटेल में हो सकता है कि कहीं कहीं पे मेरे को भी, क्योंकि सारी चीजें नहीं पता है, कुछ चीजें हो सकता है कि मुझसे भी मिस हों, तो वो सारी चीजें हैं कि डिपेंड करती हैं आपके कोर्स में है या नहीं है। कोर्स में जो रहेगा वो तो मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगा कि आपके सामने प्रेजेंट हो जाए। ओके, थैंक यू सभी लोग को, धन्यवाद। आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। जिन्हें कुछ पूछना वो बने रह सकते हैं, जिन्हें नहीं पूछना है वो जा सकते हैं। हमारी क्लास समाप्त हो गई है। सर मेरा एक क्वेश्चन है रिसर्च से। सर जैसे आपने कल प्लेगरिज्म के बारे में बताया था, तो उसमें ऐसा होता है कि कोई भी पर्सन किसी भी दूसरे पर्सन का स्टेटमेंट या उसका कोई भी चीज वो वहां से उठा लेते हैं, बट उनका वहां पर मतलब मेंशन नहीं करते नेम वगैरह। तो सर इसके पीछे उनका पर्पज क्या होता है, मतलब नाम मेंशन ना करने का? अब आप ऐसा करोगे तो आपका क्या पर्पस होगा, बताइए। नहीं सर, जैसे मतलब मैं समझ रहा हूँ उसका मतलब सर क्या हाँ, अपने स्तर पे पूछिए, एक बार आपको समझ में आ जाएगा, तुरंत क्लियर पिक्चर में हो जाएगा। आप अगर सर मैं ये समझ रहा हूँ, मतलब जो ऊपर के अथॉरिटी है, मतलब अगर वो कम से कम नाम डालेंगे तो मतलब वो अपना दिखाना चाह रहा है कि ये सारी चीजें मैं लिखा हूँ या मैं किया हूँ खुद से। सर ऐसा है क्या? बस वही चीज है, मतलब आप दूसरे के हार्ड वर्क को अपने नाम पे प्रेजेंट कर रहे हो, ये क्या सही है क्या? आपके किसी साइंटिस्ट भाई ने वर्क किया, उसने सारा काम किया, और आप उसका सारा का सारा अपने नाम पे प्रेजेंट कर रहे हो, तो ये सही नहीं होगा ना, ये तो गलत हो गया ना पूरी तरीके से। सर इसी पर्पज से लोग नाम नहीं डालते। हाँ, तो इसलिए डालना पड़ता है, मतलब इसलिए ये सारे रूल्स बनाए हुए हैं, इसलिए वो गलत के अंतर्गत आता है जी। थैंक यू सर। इस स्पैम में जैसे कि इसकी फुल फॉर्म में मेल आया हुआ है, तो इसमें खाली मेल के एक्स्ट्रा मैसेज होंगे या जो हमारे टेक्स्ट में मैसेज आते हैं वो भी होंगे? देखिए, जीमेल जो है ना, उसने थोड़ा सा इसके ऊपर बहुत अच्छे से वर्क किया है। तो जीमेल में आप देखोगे कि 3 तरीके के मैसेज बनाए रहते हैं। एक एडवर्टाइजमेंट का मैसेज वो अलग बना दिया है ग्रुप, नॉर्मल मैसेज का आपका ग्रुप अलग बना दिया है। तो नॉर्मल मैसेज में वही आते हैं जो आपने सब्सक्राइब किया है, किसी रूप में सब्सक्राइब किया है। एक एडवर्टाइजमेंट का आता है, वो अलग मेल आता है, आपका जीमेल ने उसे अलग कर रखा है। और एक मेल आपका रखा है सोशल मीडिया वाले, तो सोशल मीडिया वाला ही आता है। आप कभी खोल के अभी देख कर अपना जीमेल खोलिएगा, उसमें 3 स्टेप होंगे, 3 चीजें वहाँ पे बटी हुई होंगी, तो आप उसे देख सकते हो। और उसके बाद फिर मैं कह रहा हूँ सर, मेल में तो आ गए, जनरल मैसेज में कह रहा हूँ वो भी इसी में आएंगे कि जनरल टेक्स्ट में जो मैसेज आते हैं दुनिया भर के? जनरल, वही तो मैं बता रहा हूँ, जनरल मैसेज में इन क्या कहते हैं, जो आपका जीमेल होता है उसमें अलग किया हुआ है। अदर जो होते हैं और याहू या ये है, तो वो अलग नहीं करते, तो वो सब के सब आपको एक ही में आते जाते हैं। सर मैं मेल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फोन की बात कर रहा हूँ। फोन में क्या फोन में भी मैसेज आते हैं, वो भी स्पैम में आएंगे क्या फोन में? जैसे मैं आपको पर्सनल मैसेज कर रहा हूँ, उसी प्रकार कंपनी के मैसेज आते हैं? मैसेज स्पैम में नहीं आएगा, वो फिर आपको स्पैम में डालना पड़ता है। अब फोन में तो आपके अलग अलग चीजें हैं ना, आपको स्पैम में डाल दिया तो स्पैम में आ गया, वो उस पर फिर कुछ आप ये कर सकते हो, उसे ब्लॉक कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। सर एक एग्जांपल दे सकती हूँ राहुल जी के लिए? हाँ जी बिल्कुल। राहुल जी देखिए, अभी जैसे सर ने अभी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब पढ़ाया था ना,
तो चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे वो पर्सनल कंप्यूटर हो, सब एक डिवाइस है, हार्डवेयर पार्ट है वो। अभी उसको हार्डवेयर की तरह लेके चलो। और जितने भी आपकी एप्लीकेशन बेस है, सारे एक आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो अब आपका जीमेल का सॉफ्टवेयर चाहे आपने मोबाइल पे इंस्टॉल करके रखा हुआ है, चाहे आप उसको गूगल क्रोम के थ्रू एक्सेस कर रहे हो, तो जो भी स्पैम आएगी, जो भी अनवांटेड ईमेल्स होंगी, वो आपके जीमेल पे ही जाएगी। आप कहीं भी उसको लॉग इन करोगे, वो आपके मोबाइल में पर्टिकुलर किसी हार्डवेयर पे स्टोर नहीं होगी, वो आपके उस पर्टिकुलर ईमेल में स्टोर होती है सारी की सारी। अब वो डिपेंड करता है, जब आप नया नया अकाउंट बनाते हो या आप यूजर हो, अच्छे काफी पुराने हो या नए हो, तो वहां पर सेटिंग्स होती हैं। वो हर यूजर पे डिपेंड करता है, वो किस टाइप के कीवर्ड्स चाहता है, वो किस टाइप की ईमेल्स को चाहता है प्रायोरिटी में, और किस टाइप की ईमेल्स को स्पैम में डालना चाहता है। तो वहां पर आप सेटिंग कर सकते हो। दूसरी चीज, क्या कहते हैं, जो भी कंपनीज की जो ईमेल्स आती हैं अनवांटेड ईमेल, क्योंकि हम लोगों का जो डेटाबेस होता है, जैसा अभी सर ने बताया था कि गूगल के पास सारे सबका डेटाबेस स्टोर रहता है। तो वो जितना भी डेटाबेस है यूजर्स का, वो सबका सब कुछ तो रहता ही है। तो कंपनीज का एक टाई अप रहता है हर एक दूसरे के साथ। तो वो जो अनवांटेड जो ईमेल्स आती है, वो कंपनीज क्या करती हैं, वो हमें अनवांटेड ईमेल्स भेजती हैं, बट वो ऑटोमेटिकली जो है, वो जितनी भी अनवांटेड ईमेल होगी, वो ऑटोमेटिकली आपकी स्पैम में ही जाती हैं, अगर आपने सेटिंग्स प्रॉपर करके रखी होगी। और जो आपकी ऑफिशियल ईमेल्स होंगी, वो हमेशा आपके इनबॉक्स में ही आएंगी, जहां पर आपको चाहिए होती है। हाँ, कभी कभी होता है कि आपकी अगर सेटिंग्स प्रॉपर नहीं होगी, तो कभी कभी आपकी इंपॉर्टेंट ईमेल्स भी स्पैम में चले जाती है। तीसरी चीज, स्पैम में आपके एक वैलिडिटी रहती है मैसेज को डिलीट करने की, जिसमें ऑटोमेटिकली जो स्पैम है वो खाली होता रहता है हर 30 दिन में। आप चाहो तो उसको इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। हाँ, ये तो आ गया जी। ये तो मैं कह रहा था, मैं ये कह रहा हूँ, जो नॉर्मल फोन में मैसेज किए जाते हैं ना, फोन में टेक्स्ट पर्सनल मैसेज आते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो भी स्पैम में आएंगे वो क्या? वो अलग होगा उसका? वो बिल्कुल अलग अलग सिनारियो होगा, उसका मेल से नहीं, वो भी स्पैम है। अब उसके लिए तो जैसे आपका ये बहुत, जैसे अभी सर ने आपको अभी एक एग्जांपल दे भी दिया है, ईमेल से उसको मत वो करिए। वो एक अलग ही है, ठीक है। वो वाला स्पैम अलग है, जो आपको मैसेजेस आते हैं ना फालतू के, ये कभी वोडाफोन के, कभी किसी के आते हैं, है ना। तो वो एक अलग ही स्पैम है, वो भी स्पैम है, लेकिन वो अलग लेवल पे है। वो टेक्स्ट लेवल पे है, वो टेलीकॉम लेवल, वैसे टेलीकॉम लेवल पे समझ लो एक तरीके से, कि डेटाबेस उठाया कस्टमर का जी, और उनको मैसेज भेजना शुरू कर दिए कि हम आपको इतना डिस्काउंट देंगे, ये ऑफर है, वो ऑफर है। अब वो वाले जो है, उसके लिए मोबाइल में, एंड्रॉयड में या आईफोन या कोई भी है, सबके अपने अपने बने हुए हैं सॉफ्टवेयर। या ट्रू कॉलर उठा लो, ट्रू कॉलर में भी आपकी फैसिलिटी है। आप कोई सा भी मोबाइल उठा लो, उसमें भी आपकी फैसिलिटी है कि आप ब्लॉक कर सकते हो, या फिर आप किसी भी ऑपरेटर को, ऑपरेटर कौन हुआ, वोडाफोन, एयरटेल, आपके ये सारे ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। आप इन ऑपरेटर में आपका जो भी सिम है, आप उस ऑपरेटर को कॉल करके भी आप वहां बोल सकते हो कि हमें ये फैसिलिटी नहीं चाहिए, कि स्पैम्स ना ही आने चाहिए हमारे इसमें, ना ही कॉल आए, ना ही टेक्स्ट आए। तो इस टाइप से आप ब्लॉक कर सकते हो स्पैम को। अब वहां पर भी यही होता कि पहले तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता था, लेकिन अब शायद चार्जेस कर दिया, क्योंकि कंपनी चाहती है कि हमारी इनकम ज्यादा बने, है ना। तो वो भी एक तरीके से सर्विस पे डाल दिए कि जी, अगर आप इतने रुपए थोड़ा एक्स्ट्रा कर दोगे, तो हम आपको ये सर्विस देंगे। या तो अभी जैसे एयरटेल ने करा है, एयरटेल ने आपके लिए एक प्राइम निकाल दिया है सिम, तो उसमें आपको स्पैम भी नहीं मिलेगा। और एक नॉर्मल यूजर के लिए हो गया सिम, जिसमें आपको स्पैम्स भी आएंगे। तो वो अलग से सॉफ्टवेयर होते हैं स्पैम के, ठीक है, मोबाइल लेवल पे। आई होप क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच आर्यन जी, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। तो और किन्हीं का कोई क्वेश्चन? सर एक बार सीसी और ये बीसीसी वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट रह रहा है सर, एक बार क्लियर कर दो। सीसी और बीसी, चलिए सीसी और बीसीसी के ऊपर हम लोग फिर से कल एक बार बात कर लेंगे। इसका और भी कोई जो भी चीजें हैं, कुछ मैं आपको उसका क्या कहते हैं, रिटर्न जो भी होगा वो मैं आपके सामने दे दूंगा। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा, आप आज थोड़ा सा जीमेल पे वर्क कीजिए, 2-3 लोगों को भेजिए, सीसी का यूज कीजिए, बीसीसी का यूज कीजिए, देखिए क्या होता है, तो और भी क्लियर होगा। ठीक है। ओके।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग का, और बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे की भी आप लोग अच्छे तरीके से हेल्प कर रहे हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। शांति। ओम शांति 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 ही।